अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। 2024 आप सबको बहुत मुबारक हो। इट इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल थिंग टू नो कि हम लोग एक साल और बड़े हो गए हैं। सो 2024 आ गया है। अब 2024 की जहाँ तक बात है तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस होंगे, बहुत सारी बातें होंगी। बट सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें 2024 में अपना मान दिया, हमें इस्तकबाल करने का मौका दिया। एंड आई होप एंड प्रे कि आपका 2024 जो है वो 2023 से बेहतर गुजरे। बहुत कुछ हुआ इस साल, बहुत सारी चीज़ें हुई। हमारी कुछ फुटेजेस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में। सबसे पहले आई थिंक ऑकलैंड न्यूजीलैंड के अंदर जो थी वो ये तकरीब हुई थी रोशनी की, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है। और उसके बाद सिडनी ने इसे जो ओपरा बे है वहाँ पर, जहाँ पर ओपरा उनका है, वहाँ पर सिडनी ने उसको सेलिब्रेट किया था। एशिया के अंदर जापान वो जगह है जहाँ सबसे पहले सेलिब्रेशन होती हैं। उसके बाद नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया एंड देन ऑफ कोर्स द रेस्ट ऑफ द पीपल, जहाँ इंडिया, पाकिस्तान, तमाम लोग जो हैं वो शामिल हैं। दुबई, यूएई, वहाँ पर ये सेलिब्रेशन जो थी ये बेतहाशा अंदाज के अंदर की गई हैं। लेकिन बस ये याद रखिएगा कि अमेरिका के अंदर यूजुअली लास्ट होता है जब वहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अमेरिका के अंदर भी हमेशा की तरह इस बार भी ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है वो पूरे आबोताब के साथ मनाई गई हैं। इन न्यूयॉर्क सेलिब्रेशन के अंदर चाइना शामिल था, इसके अंदर आयरलैंड शामिल था, इसके अंदर अमेरिका शामिल था, ऑफ कोर्स इसके अंदर यूएई शामिल था, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया था, न्यूजीलैंड था और बाकी के तमाम ममालिक जो हैं, जापान, साउथ कोरिया के अंदर घंटा बजा के न्यू ईयर का इस्तकबाल किया जाता है। लेकिन ज़ाहिर है वहाँ पर भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह की आतिशबाजियाँ हैं और ये आतिशबाजियाँ बड़ी कमाल हैं, बहुत खूबसूरत लगा करती हैं। यहाँ हज़ारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं और आकर इसको सेलिब्रेट करते हैं। आई डोंट नो क्या दुआएं मांग रहे होते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन बेतहाशा लुक एट दिस जस्ट ब्यूटीफुल। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बहुत हसीन हैं, बहुत खूबसूरत हैं और ऐसा लगता है जैसे क़ज़ा आसमान से ना बिल्कुल नीचे उतर के आ गई हो। एंड दिस इज़ जस्ट अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। लोग बहुत खुश होते हैं, लोग ये अहद करते हैं। 31 की रात को ये अहद किया जाता है कि जो 2024 की सुबह होगी वो बहुत डिफरेंट होगी और हम 2024 जो है या नया साल जो है उसको हम बहुत डिफरेंट तरीके से मनाएंगे। लेकिन होता क्या है, यूजुअली ये होता है कि थोड़े दिन के बाद वो सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और हमें वही याद रह जाता है जो रोटी कपड़ा और मकान की जंग है, हमको सिर्फ वही याद रहती है। बट होपफुली 2024 जो है साल वो आपका बहुत हसीन गुजरेगा, बहुत खूबसूरत गुजरेगा। जहाँ बात इन सारी रंगों की आ रही है, रोशनियों की बात आ रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब हुकूमत पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान में सादगी से मनाया जाएगा। लेकिन आई होप कि ये ऐलान और भी मुल्कों ने सुना होता, जिसके अंदर शामिल होते अमेरिका, जिसके अंदर शामिल होते रशिया, जिसके अंदर शामिल होते यूएई, जिसके अंदर शामिल होता सऊदी अरेबिया, जिसके अंदर शामिल होता और बहुत सारे ममालिक, और हम मिल के आवाज़ उठा सकते और इन तमाम जगहों पे अगर हम फ़लस्तीन के परचम लहरा देते तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात होती। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ें अपनी जगह, मैं इसको कंडेम नहीं करता, ठीक है, ये उनकी वो मान सकते हैं, वो बना सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन आई होप एंड प्रे कि इस सारी की सारी जगह में अगर फ़लस्तीन का एक वाज़ेह मैसेज जाता, अगर बुर्ज खलीफा पे फ़लस्तीन का मैसेज जाता, अगर सऊदी अरब से फ़लस्तीन का मैसेज जाता, अगर ऑस्ट्रेलिया से फ़लस्तीन का मैसेज जाता, अगर फ़लस्तीन का मैसेज जाता ऑकलैंड से, अगर ये दिखाया जाता कि ये सब कुछ हो रहा है, ये 2023 में सब कुछ हुआ है, कल भी हमला किया गया है, अगर ये सब कुछ दिखाया जाता और ये जंगों की फुटेज दिखाई जाती, पूरी दुनिया को दिखाई जाती, तो आई थिंक वो कहीं ज़्यादा पावरफुल होती इस चीज़ से जो हमने देखी है। तो हम हर साल करते हैं, लेकिन उस खून का क्या हिसाब देंगे जहाँ 25-30 हज़ार लोगों की शहादतें हो चुकी हैं? उस खून का क्या हिसाब देंगे जहाँ निहत्ते लोगों पर हमला किया जा रहा है? उस खून का क्या हिसाब देंगे? हम हिसाब नहीं दे पाएंगे। आई होप एंड प्रे कि हमने इसको सादगी से मनाया हो। मैंने बिल्कुल सादगी से मनाया। बट मैं आपको बहुत सिंपल सी बात ये कहता हूँ कि अगर पूरी दुनिया इस बात पर मुत्तहिद होती, अगर पूरी दुनिया भी मुत्तहिद ना होती, सिर्फ मुसलमान ममालिक मुत्तहिद होते और ये कहते ये सारी फुटेजेस जो हमारे पास हैं सब अवेलेबल हैं और ये सारी की सारी फुटेजेस हम दिखा देते, तो आज पूरी दुनिया में जो मैसेज जाता वो बहुत डिफरेंट जाता। बट देन अगेन मैं कौन होता हूँ ये कहने वाला? मैं तो एक यहाँ मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा हूँ। लेकिन आई होप एंड प्रे कि कभी हमारी अक्लों में ये बात आए कि वो जान जो चली गई है वो 2024 में हमें नज़र नहीं आएगी। उस माँ के आंसुओं का क्या हम हिसाब दे पाएंगे? हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो खून की होली खेली गई है, इसराइल ने जो खून की होली खेली है फ़लस्तीन के साथ, 2023 उसे फरामोश नहीं करेगा और हम भी नहीं करेंगे। जश्न आप हमेशा मना लेते हैं, लेकिन अगर इस जश्न में आप फ़लस्तीन को शामिल रखते और हर जगह फ़लस्तीन का परचम लहरा देते, उनकी आवाज़ें और इसराइल के मज़ालिम दिखाते, तो आपको पता चलता कि पूरी दुनिया एक आवाज़ होकर बोलती।
अमेरिका में, स्पेन में मुजाहरे हुए हैं और 31 के दिन मुजाहरे हुए हैं, लेकिन अभी ये कम है। नेतन्याहू मस्ट बी स्टॉप्ड, इजराइल मस्ट बी स्टॉप्ड। बहरहाल 2024 आप सबको मुबारक हो। 2024 में हम क्रिकेट के लिए जीते, क्रिकेट के लिए मरते हैं। 2024 में क्रिकेट में हमने क्या किया ये आपको दिखाते हैं, वॉच दिस। क्रिकेट में भी कमाली काम किया। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कुछ अच्छा न रहा। पाकिस्तान ने इस साल का आगाज न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज ड्रॉ करने के बाद 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज 2-1 से हराने से किया, जिसके बाद कौमी टीम के खिलाड़ी PSL 8 में मसरूफ हो गए। ताहम कीवीज के खिलाफ पाकिस्तान में होने वाली वनडे सीरीज में 12 साल बाद फतह भी समेटी। अफगानिस्तान में पहली बार ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 सीरीज जीत कर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर 500 वनडे मैचेस जीतने वाली टीम बनने का एजाज हासिल किया। ये एजाज पाने वाली वो दुनियाई क्रिकेट की तीसरी टीम है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका सरजमीन पर सबसे कामयाब टीम भी बन गई। श्रीलंका में सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज जीतने वाली टीम के तौर पर अपनी हैसियत को मुस्तहकम किया। कौमी टीम श्रीलंका से मैच हार कर एशिया कप से ही बाहर हो गई। एशिया कप के दौरान नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ पर मुश्तमिल ट्राइका को दुनिया का खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक करार दिया गया, लेकिन नसीम शाह के जख्मी होने का नुकसान एशिया कप में ही नहीं वर्ल्ड कप में भी हुआ। वर्ल्ड कप में नाकिस कारकर्दगी के बायस बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़े। पाकिस्तान विमेन टीम ने पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करके तारीख रकम की। ताहम वनडे सीरीज में कौमी टीम को प्रोटीज के खिलाफ 2-1 से शिकस्त हुई। साल के आखिर में पाकिस्तान विमेन्स टीम ने न्यूजीलैंड जाकर कीवीज को उनके ही देश में हराया और पहली बार बैरून मुल्क कोई सीरीज जीतने का एजाज हासिल किया। 2023 में पाकिस्तानी कोहपेमा नायला कयानी 8000 मीटर बुलंद 10 चोटियां सर करने वाली पहली पाकिस्तानी कोहपेमा बन गई, जबकि सरबाज खान ने 13 चोटियां सर करके ये एजाज अपने नाम किया। मिक्स मार्शल आर्ट्स में अनीता तो ख़त्म हो गया। ओके, अभी ख़त्म कैसे हो गया? आपने इसके अंदर क्रिकेट का वो नहीं लगा जो हम 2 टेस्ट हारे हैं लगातार, 2031 में ही हारे, 23 में ही हारे, वो दोनों टेस्ट हार गए अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मार्जिन्स के साथ हारे। रही इसकी बात कि हम श्रीलंका जाते हैं, कमज़ोर टीम के साथ खेलते हैं, उससे जीतते हैं और कहते हैं हमने बहुत कुछ कर लिया। हमको पाकिस्तान को चेंजेस तो करनी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर अब आगे जाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलें। जिन लोगों को सज़ाएं मिलती हैं उन लोगों को सज़ाएं नहीं मिलनी चाहिए। खैर, होगा तो कुछ भी नहीं, ये यही रहेगा इसी तरह से। जब तक हम क्रिकेट के अंदर सियासत को लाते रहेंगे तब तक क्रिकेट ऐसा होता रहेगा। नाइला कयानी को, अनीता करीम को बहुत 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 मुबारकबाद, और पाकिस्तान की वुमेंस टीम ख़ास तौर पे सलूट की और कारकर्दगी की मुस्तहिक है। कमाल आप लोगों ने कारनामे अंजाम दिए। इट इज़ ब्यूटीफुल टू वॉच। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेंस क्रिकेट टीम, गुड लक टू अस एंड गुड लक टू आवर पॉलिटिक्स दैट्स इन क्रिकेट। सो आई डोंट नो कब तक सही खिलाड़ियों को इंसाफ नहीं मिलेगा और कब तक यही खिलाड़ी खेलते रहेंगे और इसी तरह की बकवास होती रहेगी जो हम रोज़ सुनते हैं। हर वक्त की यही बातें हैं। हम एक कमज़ोर टीम से खेलते हैं, हम अफगानिस्तान को हराते हैं, श्रीलंका को हराते हैं, कहते हैं शाहीनों ने कमाल कर दिया। शाहीन हमारे यहाँ रहते हैं, दिल में रहते हैं, बट शाहीनों का सिलेक्शन ठीक कीजिए, सही शाहीन लेके आइए। वो शाहीन मत लेके आए जो उड़ ना पाएँ। खुदा का वास्ता वो शाहीन लाएं जो खेलते हैं और बच्चों को मौका दें, यंग लोगों को मौका दें। अपनी अनाओं को एक तरफ रखें, अपनी पॉलिटिक्स को एक तरफ रखें। पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट करें, अपने दोस्तों और यारों की टीम को सेलेक्ट मत करें। दैट्स व्हाट इट इज़। एनीवे, खैर जाने दीजिए। अब आते हैं, हम बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। एंटरटेनमेट की दुनिया के अंदर बड़ा कमाल हो रहा है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी एंटरटेनमेंट की बात हम कम किया करते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा है करूं। 2024 के अंदर एक अपकमिंग ड्रामा आ रहा है, आई थिंक अब्दुल्ला कादवानी की प्रोडक्शन है ये, और इसका नाम है तेरे बिन 2। I think Bahaj and Yumna Zaidi are going to be starring in it, and to me I think that's going to be amazing. तो वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे तेरे बिन 2 का, वो तेरे बिन 2 को देख सकते हैं, and it's going to be wonderful. It's going to be really 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 wonderful. We all are very excited, and I hope and pray कि आप लोग इस ड्रामे को देखें। इस ड्रामे से बहुत सारी आस जो है वो बंधी हुई है, because I think अब हमारे यहाँ जो एंटरटेनमेंट रह गई वो यही रह गई। अच्छा जी, कल हमने एक सर्वे कराया, और ऑनेस्टली कल नहीं परसों, और वो एक इतना ईमानदाराना सर्वे था इलेक्शन का कि आप यकीन माने हर घर पे गए हैं। हमने सैम्पल्स तकरीबन 20,000 के लिए हैं, और इन 20,000 के सैम्पल्स में जो हमारे पास नतीजे आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो कामयाबियाँ मिली हैं वो क्या मिली हैं। 7,261 वोट के साथ PTI पहले नंबर पे है। PTI की परसेंटेज आई है 39.04। 7,887 वोट के साथ 7,087 वोट के साथ PMLN उसके बिल्कुल पीछे है, और उसकी ये जो नंबर्स आए हैं, उसकी जो परसेंटेज आई है वो 38.11 आई है। अच्छा, यही दो जमातें जो हैं ये NA 127 का सर्वे था, ये इसके अंदर नंबर 1 रही है। यही दो जमातें जो हैं, यानी PTI को 7,261 वोट मिले हैं
और जो PMLN है उसको मिले हैं 7087 वोट। और इसके बाद जो पार्टीज़ हैं उनकी सूरत हाल खासी मखदूश है। 1246 वोट के साथ TLP तीसरे नंबर पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1152 वोट के साथ चौथे नंबर पे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत मदद करनी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। और इसके बाद 930 लोगों ने वोटिंग के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया। JI को मिले हैं 455 वोट, रिजेक्टेड 222, JUIF को सिर्फ 79, IPP को 57। IPP को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर IPP ये इलेक्शन जीतना चाहती है या चाहती है कि कोई डेंट करे, तो IPP को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। आपको पता है इस्तेकाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये ऑफशूट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। PMLQ को मिले हैं 47 वोट, MQM को मिले हैं 45 वोट, ANP को 18। वाज़े बरतरी है दो जमातों की। एक जमात जो इमरान खान साहबानी जो PTI हैं उनकी जमात है 7261 वोट के साथ वो पहले नंबर पे है। PMLN जो है 7087 वोट के साथ दूसरे नंबर पे है। और ये पाकिस्तान नवाज़ लीग के लिए बड़ी अच्छी खबर है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल है कि इतना ज़्यादा पॉलिटिकल एसेट एक्सपायर करने के बाद जो उनका हुआ है इन 16 महीनों के अंदर, अगर इस हल्के के अंदर ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं और सिर्फ 200 पॉइंट्स की बुनियाद पे पीछे हैं, तो अभी बड़ा टाइम है। 8 फरवरी तक ये इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांटे का मुकाबला ज़रूर होने जा रहा है। वैसे ये हल्का जो है ये पाकिस्तान नून लीग का माना जाता है, लेकिन आई थिंक दे आर नॉट टू बिहाइंड। अगर ये मेहनत करें तो 8 फरवरी तक इनको बहुत कुछ मिल सकता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जोर जो है वो इस हल्के में भी कायम है। तो ये इलेक्शन की सूरत हाल है। 8 फरवरी तक क्या होता है वी डोंट नो एग्जैक्टली कि क्या होगा। अच्छा, 2023 जहाँ बहुत सारी खुशियाँ लेके आया, महंगाई लेके आया और बहुत सारी चीज़ें लेके आया, वहाँ कुछ अजीज़ तरीन लोग हमसे बिछड़ गए। बिछड़ा वो इस अदा से कि रुथी बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कुछ ऐसे लोग थे जो अब हम में नहीं हैं, जो चले गए। दिखाइए। साल 2023 में कई नामवर सियासतदान, बिजनेसमैन, सहाफ़ी, खिलाड़ी और अदाकार हमें अलविदा कह गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का इंतकाल 5 फरवरी 2023 को अमेरिकन हॉस्पिटल में हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा और विफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मौलाना अब्दुल शकूर 15 अप्रैल 2023 को इस्लामाबाद में गाड़ी के हादसे के बायस दुनिया से रुखसत हो गए। अमजद इस्लाम अमजद एक पाकिस्तान के मारूफ शायर, मुसन्निफ, अदीब, ड्रामा निगार और गीत निगार थे। अमजद इस्लाम अमजद का इंतकाल 10 फरवरी 2023 को हुआ। मुमताज सदाकार, मेजबान, हिदायतकार जिया मोहयुद्दीन ने अपने फन से पाकिस्तान ही नहीं हॉलीवुड में भी नाम कमाया। जिया मोहयुद्दीन ने कराची में नेशनल अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट बनाई, जिसके वो चेयरमैन थे। इनका इंतकाल 13 फरवरी 2023 में हुआ। कवी खान उन सीनियर पाकिस्तानी अदाकारों में से हैं जो शोहरत और इज्जत के आला मकाम पर फाइज रहे। कवी खान का इंतकाल मार्च 2023 में कनाडा में हुआ। उनकी उम्र 80 साल थी। शोएब हाशमी पाकिस्तान के एक मारूफ अदाकार, मेजबान, मुसन्निफ और प्रोड्यूसर्स में से एक हैं। उनका इंतकाल मई 2023 में हुआ। यूसुफ कमाल अल मारूफ शकील ने एक अरसे तक अपने फन मदाहों के दिल में घर किया। उनका इंतकाल 29 जून 2023 को 85 साल की उम्र में कराची में हुआ। निसार कादरी एक पाकिस्तानी रेडियो, स्टेज और टेलीविजन के अदाकार थे। निसार कादरी का शुमार PTV के सीनियर और नामवर अदाकारों में किया जाता था। उनका इंतकाल 24 दिसंबर 2023 को 82 साल की उम्र में हुआ। पाकिस्तानी अदाकारा नौशीन मसूद 6 दिसंबर को वफात पा गयी। नौशीन सिर्फ एक अदाकारा ही नहीं बल्कि एक मेजबान और मुसन्निफा भी थी। जी, ये तमाम लोग चले गए और अमजद ने एक नज़म लिखी थी। उसका उन्वान तो डायरी था, लेकिन उसमें से कहते हैं कि मैं जब भी नया साल आता है तो कुछ नाम मैं मिटा दिया करता हूँ। ये तहत लफ्ज़ नहीं पढ़ रहा, ये नज़म नहीं है, नज़म का जिस्ट है। कुछ नाम मैं मिटा दिया करता हूँ क्योंकि वो लोग अब इस दुनिया में नहीं रहते। आने वाले चंद साल आएंगे जिसके अंदर एक रोज़ कोई मेरा नाम भी उस डायरी से मिटा देगा, फिर मेरा टेलीफोन नंबर भी कभी नहीं बचेगा। और ये हम सब के साथ है। जो चले गए उनकी यादें यहाँ हैं, और जो यहाँ हैं कोशिश करें वो बेहतर यादें रखें। आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं। हमारे साथ एक मेहमान है। उस दिन तो हमने आपको यहाँ दिखाया था, आज हम आपको यहाँ दिखाएंगे। एक शख्स जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, और मैं शुरू करना चाहता था इसी बात से, जिसने सफ़र किया बैरून मुल्क, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी दास्तान। बस अभी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जाइएगा कहीं नहीं, चाय बना लीजिए, बिकॉज ये दास्तान सुन के शायद आपको कुछ डिफरेंट लगने लगे, पाकिस्तान बेहतर लगने लगे। और अगर आप कहीं दूसरे मुल्क जाना भी चाहें तो फिर लीगली जाना चाहें, इलीगल ना जाना चाहें। ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। नया साल मुबारक हो। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगैन वेलकम बैक। और मेरे साथ मेहमान हैं यहाँ असद और
इन्होंने जी 2016 में ज़रा फ्रेम वगैरह सेट कर लें प्लीज़, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने नए साल का ना एक और काम भी, इन लोगों के ख़िलाफ़ ना मैं एक चार्जशीट निकाला करूँगा, हमारे जो कैमरामैन हैं ना उनके ख़िलाफ़, और चार्जशीट तुम लोगों को मैं जाते हुए दे दिया करूँगा हमने क्या गलत करते हैं, जस्ट किडिंग। अच्छा जी, तो मेरे साथ असद मेहमान है, असद ने डंकी लगाई थी 2016 में जी। अच्छा, डंकी का मतलब ये होता है, आपको मैं समझा चुका हूँ डंकी का मतलब क्या होता है। जब आप एक मुल्क से बग़ैर पासपोर्ट के या बग़ैर चीज़ों से आप सफ़र करते हैं और एक ऐसे मुल्क जाना चाहते हैं जहाँ पर आपके पास लीगल पेपर्स भी नहीं है, फिर वहाँ जाके आप छुप के काम करना चाहते हैं, इस सारे प्रोसेस को डंकी लगाना कहते हैं। हाँ जी, तो बताइए कैसे ख्याल क्यों आया जाने का? सर बेसिकली हम चार, असद खुल के बात करनी है, ठीक है। हाँ, बेसिकली हम 4 कज़न थे। हाँ, तो हमने मिलकर ना एक प्लान बनाया कि हम ना डंकी लगाते हैं यूरोप के लिए, ठीक है, ताकि यूरोप जाकर हम अपनी ज़िंदगी बेटर कर सकें। अच्छा। तो डैट्स वाई हम लोगों ने घर वालों को नहीं बताया। घर वालों को नहीं बताया। तो इस वजह से मेरा कज़न था, सियालकोट में एक एजेंट है, उसके साथ उसने डील की, 1,45,000 में हमारी डील हुई। 1,45,000 एक आदमी के या चारों? एक बंदे के। एक बंदे के 2016 में तुमने दिए हैं, एक बंदे के 1,45,000। ओके। और उसने हमें बोला था कि भाई 15 दिन में हम आपको पहुंचा देंगे टर्की में, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर जाके आपको काम वगैरह, रूम, रिहाइश, एवरीथिंग, हर चीज़ हम आपको दिखा देंगे। और लेकिन ऐसा हो नहीं सका, हम पहुँच नहीं सके। और यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होता है कोयटा। हाँ। कोयटा से फिर आगे ईरान, ईरान से तेहरान, तेहरान से फिर टर्की का बॉर्डर क्रॉस करना था, उसके बाद टर्की, इस्तांबुल। नहीं, लेकिन इस्तांबुल जी, लेकिन आप यहाँ से गए कोयटा, वो तो ठीक था जी, वो चले गए। आप कोयटा से कहाँ गए? कोयटा से तफ्तान बॉर्डर पे जाना था मैं, तो आप वो भी चले गए होंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, फिर ईरान? लेकिन ईरान वहाँ पर सीन ये है कि वो एक दूसरा रास्ता है, क्योंकि बाई रोड तो वो लेके नहीं जाते। ओके। छुप छुपा कर लेके जाते हैं गाड़ियों से। तो वीरान सा रास्ता है, तफ्तान बॉर्डर से तकरीबन कोई 10 किलोमीटर पीछे ही है, एक गांव है, आई थिंक उसका मुझे नाम तो नहीं याद, लेकिन वहाँ से फिर वो पहाड़ी रास्ता है जहाँ से बॉर्डर क्रॉस होता है। ओके। ईरान में पहुँच गए? बेसिकली हम ईरान नहीं पहुँचे, पूरे 15 दिन तो हम पाकिस्तान में ही रहे हैं। कोयटा के आगे जो शहर आता है जहाँ से हमने बॉर्डर क्रॉस करना होता है, हाँ। बेसिकली वहाँ पर कभी किसी सेफ में, कभी किसी रूम में, कभी किसी एजेंट के घर हमें ठहराया जाता है। ओके। और वहाँ से फिर हमें बॉर्डर की तरफ लेके जाते हैं। ठीक है। और तो मेरा सवाल ये, 15 दिन तुम पाकिस्तान में ही रहे जी, तो पाकिस्तान में भी ऐसे ही फील हो रहा था जैसे तुम डंकी लगा रहे हो, बिकॉज एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी तीसरी जगह। खाने का क्या इंतजाम था, पीने का क्या इंतजाम? सर खाने का बेसिकली ये होता है कि जो एजेंट हमें पहले बता देता है कि आप 15 से 20 हज़ार अपने साथ लेकर जाओगे, खाने के पैसे आप खुद ही पे करोगे। हम जिस भी रूम रिहाइश में जाते हैं ना, वो हमें लेके जाते हैं एजेंट के पास, वहाँ हमें 1000, 1500, 1500 देना होता है खाने का। और जब हमने करना था बॉर्डर क्रॉस, रात के बजे थे 8, और अगले दिन मसलसल हम सुबह के 4 बजे तक चलते रहे, दोपहर के, सॉरी, रात 8 बजे से दोपहर के 4 बजे तक। फिर ठीक है, लेकिन उस दौरान मेरी हालत ख़राब हुई, क्योंकि पानी वगैरह नहीं होता, और ईरान में तो आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पाकिस्तान की तरफ तो ठीक ना, जैसे हम ईरान में एंटर हुए हैं, लेकिन 24 घंटे में मसलसल कोई बंदा चल नहीं सकता। ओके। तो मेरे भी सेम यही सिचुएशन थी, मुझसे भी चला नहीं गया। और उस दौरान एजेंट ने हमसे पैसे भी ले लिए सारे के सारे, और मुझे बहुत ज़्यादा मारा भी। मेरा इवन कि हाँ, मुझे मारा भी और मेरा सर भी फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझसे चला नहीं था जा रहा। बेसिकली वो जो डंकर होते हैं ना, जो बॉर्डर आपको क्रॉस करवा रहे होते हैं, और वो सीन ये होता है कि वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो हर एक बंदा अपने साथ लेकर जाएँ। लेकिन वो उठा के तो लेकर नहीं जा सकते। इस वजह से ये सीन था। मेरे कज़न ने उसको अपने पैसे भी दे दिए कि यार तू इसे मार नहीं, तू पैसे ले ले, तू चला जा। इवन के साहिर भी हमारे साथ 300-400 बंदा था बॉर्डर क्रॉस करते वक्त, ठीक है। और अच्छा, ये पुलिस को पता होता है? ईरान पुलिस को भी पता है, पाकिस्तान पुलिस को पता है? बिल्कुल पता होता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जब हम पहुँचे नहीं, वापसी वक्त हमें बेचा भी गया। नहीं, वापसी वक्त नहीं, पहले मुझे पहुँचने की रुदात बताया ना, वापसी तो बात की। जब हम बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, जब उन्होंने आपको मारना शुरू किया तो फिर रोक दिया मारना? नहीं, मेरे कज़न ने मेरे पैसे भी उसको दे दिए, अपने पैसे भी उसको दे दिए। हाँ। और लेकिन उसने फिर भी रुका नहीं। जब उसको पैसे दिए ना, उसने बोला ठीक है मैं इसको उठा लूँगा। उसने मुझे थोड़ा सा पानी भी दिया, ठीक है मैंने पानी पिया, लेकिन फिर भी मुझसे चला नहीं गया। ओके। तो उसके बाद सीन ये हुआ कि उसने और मारना शुरू किया कि इनके पास और पैसे होंगे, ये हमें और पैसे देगा। हाँ। पैसे मेरे कज़न ने और दिए, लेकिन हमारे पास पैसे तो तकरीबन 10-15 हज़ार रुपये थे, जो कि हमने उनको दे दिए। लेकिन
एंड में उसने बोला कि यार आधे घंटे का सफ़र है, आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं, हम वहाँ पर जाके बैठ जाएंगे, आप साथ चलो। लेकिन सर चला नहीं था जा रहा मुझसे। फिर ठीक है, तो वो फिर एजेंट हमें छोड़ के चला गया। एजेंट तुम्हें वहीं छोड़ के चला वहाँ गया? छोड़ के चला। अच्छा, फिर क्या हुआ? जो मेरे दूसरे 2 कज़न थे, हाँ। वो तो खैर उन सब के साथ चले गए और हम 2 कज़न पीछे रह गए। ठीक है। आज अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा कज़न ना होता मेरे साथ जैन, तो शायद मैं यहाँ पर ना होता। ओके, ठीक है। ओके। पहाड़ों में मेरे और मेरे कज़न के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। हमने वो पूरी रात और पूरा दिन, और खाना पीना कुछ नहीं? कुछ भी नहीं था हमारे तो पास। एजेंट ने कहा था वो तुम्हें वापस लेके आएगा? सर बेसिकली वहाँ पर फ़ोन वगैरह तो चलते नहीं, तो फिर एजेंट ने, तुम किस बुनियाद पे वहाँ रुक गए थे? हम इस बुनियाद पर रुक गए थे क्योंकि चला नहीं था जा रहा, और हमने ये सोचा कि यार पीछे से और लोग आएंगे, पानी वगैरह उनके पास, हाँ जी, हमें साथ ले जाएंगे। तो हम वहाँ पर रुक गए, सब लोग तो चले गए, मैं और मेरा कज़न वहाँ पर रह गए। पूरी रात हमें होश तक नहीं थी, हम चले हैं, हम जाग रहे हैं, हम सो रहे हैं, हमें कुछ नहीं था पता। ठीक है। जैसे ही सुबह हुई, सुबह 6 बजे मज़ीद पीछे से अफ़गानी लोग आए। ओके। ठीक है, उन्होंने हमें पानी दिया और हमें वो पठान जो था कोयटे का, वो अपने तफ्तान अपने घर ले गया। उस घर लेके गया, पानी वगैरह पिलाया। उसके बाद उन्होंने बोला आपको खाना चाहिए, जो कुछ चाहिए मैं आपको दूंगा, अगर आपने दोबारा डंकी लगानी है तो अपने अपने एजेंट से हमारा रब्ता करवाओ। ठीक है, अगर नहीं डंकी लगानी तो भी अपने अपने घर से 20-20 हज़ार रुपये मंगवाओ और मैं आपको कोयटा छोड़ दूँगा। फिर आपने मंगवाया? फिर हमने अपने घर से 20-20 हज़ार रुपये मंगवाया, उस बंदे को दिया और हमने उसके आगे हाथ जोड़े, भाई हमने डंकी नहीं लगानी, हमें वापस छोड़ो। तो आपने इस वाक़े की कोई कंप्लेन की, अथॉरिटीज़ को बताया? सर बेसिकली वाईटी पे जो बॉर्डर पेट्रोल थी उसके बारे में बताया? सर हर चीज़ बेसिकली वाईटी पे पब्लिश है, लेकिन कोई बंदा सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। हर किसी को पता कि ये डंकी लगा रहे हैं। बेसिकली ये सारा किस्सा स्टार्ट होता है कोयटा से। कोयटा से जब बंदा अड्डे से निकलता है, जो रिक्शे वाला लेने आता है ना, वहाँ पर पुलिस खड़ी होती है, उनको पता है कि ये लोग डंकी लगा रहे हैं। और हमारे साथ भी ये हुआ, जब हम बस से उतरे हैं उन्होंने हमसे पूछा कि किधर जा रहे हो, पुलिस वाले ने खुद ही बोल दिया आप डंकी लगा रहे हो। हमने बोल दिया हाँ। उसने बोला भाई 8-8 हज़ार रुपये दो, चले जाओ। और फाइनली हमारी डील हुई 2-2 हज़ार रुपये में। 2-2 हज़ार रुपये हमने दिए तो उसने बोला जाओ। अब अच्छा, लेकिन ये जो विशेष साइकिल है, इसके अंदर सिर्फ आप इल्ज़ाम बॉर्डर पेट्रोल को या पुलिस वालों को नहीं दे सकते, आप लोग भी तो जा रहे हैं ना। सबसे पहला कसूर क्या है सर? वो सर बेसिकली हम मानते हैं हमारा कसूर है। हर बंदा देखें पाकिस्तान में जो मिडिल क्लास है उसकी सोच ये है कि हम बेहतर यूरोप में चले जाएं, बिल्कुल ठीक है, बेहतर रोजगार हमें मिले, हमारी ज़िंदगी सेटल। नहीं, मैं सिर्फ आपका नाम नहीं ले रहा, मैं तो और भी कोई बात कर रहा था ना। देखिए, ये कसूर सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होती है? चीज़ स्टार्ट होती है कि क्या हमारी गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं कि वो हमारे नौजवानों को रोज़गार दे सके। ये नौजवान क्यों जा रहा है डंकी लगाने? अपनी जान को ख़तरे में डाल रहा है, जिसको कुछ भी हो सकता था। ये पहाड़ों के अंदर भूखा प्यासा है, ये मर भी सकता था, इसे मारा भी जा सकता था, कुछ भी और चीज़ हो सकती थी। लेकिन आप ये देखिए कि इसने डंकी लगाई इसलिए ताकि ये बेहतर रोज़गार के लिए बाहर जा सके। अच्छा, फिर डंकी लगा ली, फिर जब वापस आ रहे हैं, अच्छा ये सिर्फ ये यहाँ नहीं होता, ये पूरी देखें, दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। ठीक है, ये मैक्सिको यूएस बॉर्डर पे भी इसी किस्म की चीज़ें होती हैं, वहाँ पर भी इस किस्म की, उसमें आप एनालाइज, उसमें आप ये नहीं कर सकते कि इन लोगों ने हमसे पैसे लिए। कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं, तमाम लोग ये सब कुछ नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम देखो, तुमको शुक्र अदा करना चाहिए दैट यू आर हियर, अब तुम यहाँ पर आ गए और शुक्र अदा करना चाहिए। तो 2016 के बाद तुमने एजेंट से रब्ता करने की कोशिश की? सर बेसिकली एजेंट से मैंने रब्ता नहीं किया, मेरा दोस्त था इस्तांबुल में, हाँ, उसने एजेंट मुझे करके दिया। उसके बाद अब एजेंट कहाँ है वो? अब मुझे तो उसका पता नहीं है वो कहाँ है। मतलब ही स्कॉट फ्री, उसको कुछ नहीं हुआ? जी बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। जिस आदमी ने आपको इस रास्ते पे लगाया उसको कुछ नहीं हुआ? वो पाकिस्तानी बंदा था? जी पाकिस्तानी था। सर बेसिकली उसको होगा भी क्यों, कोई बंदा पीछे जाते ही नहीं। अगर हम कंप्लेन कर भी देते हैं तो कोई नहीं पीछे जाएगा। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मारल कॉलोनी कराची। रियाज भाई कैसे हैं आप? रियाज भाई कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। साहिर भाई एक बहुत मंदाना, बहुत ही आँख को लगने वाली ये स्टोरी जो है, ये सामने आप मेरे भाई को बिठाया हुआ है। यकीन करें, सुबह सुबह साल का नया दिन है और ये जो सामने बिल्कुल बड़ा दिल खून के आंसू होता है कि पाकिस्तान में इन नौजवानों को, सन 1990 की बात है, 89 या 90 की बात है, ज्यादातर ये सियालकोट, गुजरात और इन जगहों के लोग जो है ना, ये ज्यादातर जो है बाहर यूरोप के राउंड में चलते हैं कि जी चले। हमारे पास भी, हमारे यहाँ ग्राउंड है फरियाल जमखाना, तो वहाँ पे भी 2 टीमें वो आए हुए थे, तो हम हमारे से मैच खेलने हो गए। 24 लड़का था वो, 24 लड़के के 26 लड़के एक साथ गए हैं और वो उस जमाने में यूनान निकल गए।
वो जो शुरू वाले दिन थे ना, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इसलिए मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया कि सन 88, 89, 90, 91 इस टाइम में लोग निकल जाया करते थे। अब जो है अब निकलना बड़ा मुश्किल हो गया है। अब वो कहते हैं यार वो हमारा जो मामा था ना वो निकला था तो हम भी निकल जाएंगे, हमारा चाचा निकला था हम भी निकल जाएंगे। अब जो है बॉर्डर पे सख्तियां भी हो गई है, हर फौजी जो है वो पैसे नहीं लेता। पाक फौज में जो है हमारे यहाँ मतलब कोई कोई होता होगा, हर जगह सारी बहनें होती होंगी, लेकिन ज्यादातर जो है वो अल्लाह माफी दे गोलियां भी मार देते हैं, भागते हैं, एजेंट मार देते हैं। मेरे पास हमारे गांव के भी कुछ लोग आए बेचारे जो वहां पे कहते हैं कि हमने खैर मांगी, लोगों से भीख मांगी रोटी के लिए कि खुदा के लिए हमें रोटी दे दो, रोटी दे दो। बुरा हालात होते हैं। तो मेरी आपके चैनल 24 के चैनल के तवज्जुह से ये पाकिस्तान की माओ से रिक्वेस्ट है कि खुदारा ये लख्ती जिगरों को यूरोप के सुहाने ख्वाब, ये यूरोप पाकिस्तान भी है। देखिए कुल्लु नफ्सुन जायकातुल मौत, हर मुसलमान ने मौत का मजा चखना है, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। जो अल्लाह पाक ने दिया है उस पर सब्र करें और अपने घर में ही रहें। पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। पाकिस्तान में अगर कोई मजदूरी करना चाहे, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि वो आराम के साथ, आप मुझे बता देना कि भूख से रियाज भाई थैंक यू रियाज भाई। कुछ बातें आपकी बिल्कुल ठीक है, 90% बात बिल्कुल ठीक है, 10% बातें ठीक नहीं है। पाकिस्तान में मजदूर की कोई जगह नहीं है, आई एम सॉरी, नहीं है जगह। हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे, कब तक मैं आपसे झूठ बोलूँगा, आप मुझसे झूठ बोलेंगे? नहीं, बकवास, झूठ है ये बात कि मजदूर की कोई जगह, मजदूर की कोई जगह नहीं है। हमारे बच्चों का फ्यूचर जो है वो बहुत ब्लीक है, बहुत डार्क है। हर आदमी इंटरनेट पे माहिर नहीं हो सकता, इंटरनेट का सेवी नहीं हो सकता, अभी एजुकेशन इस तरह से नहीं पहुंची है। क्या कल पाकिस्तान बेहतर होगा? इंशाल्लाह बेहतर होगा। हमको मिलकर कोशिश करनी है। लेकिन आज ये कहना कि अगर कोई ईमानदारी से काम करता है, अगर कोई ईमानदारी से काम करता है, 35,000 रुपये की तनख्वाह बनाता है, यूएस ये कह चुका है, उसका सर्वे ये बताता है कि आपको 1.5 लाख रुपये की ज़रूरत है पाकिस्तान में गुजारा करने के लिए। 2 बच्चे, 1 बीवी और एक आप और एक आपको माँ बाप में से अगर कोई एक बच्चा हो, यानी 5 फैमिली मेम्बर्स को आपको ज़रूरत है 1.5 लाख रुपये की। कहाँ से लेके आएंगे आप? तो इस बात से मैं आपकी एग्री नहीं करता। रही इसकी बात ये, पाकिस्तान के अंदर माइट इज़ राइट, जो ताकतवर है बस उसी का है, जो ताकतवर नहीं है वो उसका नहीं है। इस बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे ने क्या कोशिश की? एक कोशिश की। इस बच्चे ने ये कोशिश की कि ये पाकिस्तान से बेहतर ज़िंदगी गुजारना चाहता था। आपने कहा लख्ते जिगर जो है उनको नहीं जाने थे। इन बच्चों ने एक्चुअली अपने, और इनकी गलती है ये, इन्होंने अपने घर वालों को भी नहीं बताया। तुमने नहीं बताया था ना? बिल्कुल नहीं बताया। ये, और बेटा ये गलत किया आपने असद, ये बिल्कुल गलत किया, बिकॉज आपको बताना चाहिए था, बिकॉज आपके माँ बाप जो है वो आपके लिए दुआएं ही कर सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना? तो अब तुम क्या करते हो इस वक्त? सर बेसिकली फिर मैंने डंकी लगाई। दोबारा लगाई? सीखते नहीं हो तुम? फिर बेसिकली सीन ये हुआ था 2018 में मैंने डंकी लगाई और मैंने ईरान का वीज़ा लगवाया। इस बार माँ बाप को बता दिया था? इस बार उनको पता था। अच्छा, ठीक। अब वो जो एजेंट था उसने बोला था भाई उस डंकी के पैसे कितने दिए? उस डंकी के पैसे दिए नहीं, सिर्फ वही 20,000 उस एजेंट को दिया या 15,000 रुपये जो हम साथ लेकर गए। ठीक है, तो ईरान पहुंच गए आप? जी बिल्कुल। फिर ईरान पहुंच गया, उसके बाद 2 घंटे मैं चलाऊँ पैदल और मैं टर्की पहुंच गया हूँ फिर दूसरी बार। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर 2 साल रहा। टर्की में रहे 2 साल? जी 2 साल में काम किया, काम मैंने किया। उसके बाद मैं वापस आ गया, जैसे गया डंकी लगा वैसे ही वापस आया। डंकी लगा के ही वापस आया? बेसिकली वापसी आने का मकसद ये था, एक एजेंट को मैंने डबल पैसे दिए कि मैंने भाई वीडियो शूट करनी है। वीडियो शूट इस वजह से ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि भाई डंकी लगा के ना हो, ठीक है, डंकी में क्या कुछ होता है, वो चीज़ें मैंने लाइव दिखाई। ठीक है, ताकि लोगों को सबक मिले कि यार डंकी ना लगाओ। उसके बाद पाकिस्तान आकर मैंने वीज़ा अप्लाई किया। ठीक है, तो टर्की का? जी बिल्कुल। ठीक है, इतना आसान प्रोसेस था कि आई थिंक 3 महीनों में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। अपने बैंक स्टेटमेंट, एंटीएन जो कुछ भी था वो कंप्लीट करने के बाद मैंने वीज़ा सबमिट करवाया और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा लग गया। और वीज़े से मैं दोबारा फिर टर्की चला गया। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि जब मैंने एक बार वहाँ पर चला गया वीज़े पे, उसके बाद अपना रेजिडेंस कार्ड बनवा के वापस आया और फिर मैंने सोचा कि मैं बाई रोड ट्रैवल करता हूँ। अब ये बड़ा इशू है कि जब हम ईरान के बॉर्डर पर जाते हैं वीज़ा लगवा कर, वहाँ पर भी सर लीगल बंदे से पैसे लिए जाते हैं इमिग्रेशन में। वो कहते हैं कि आप लोगों ने लगानी डंकी। मैंने वहाँ पर ये चीज़ जाहिर की कि भाई मेरे पास रेजिडेंस कार्ड है, मैं टर्की जाऊँगा बाई रोड। और उन्होंने बोला नहीं, आप पैसे दोगे फिर हम जाएंगे। और वहाँ पर गाड़ी में थे? जी बिल्कुल, इमिग्रेशन। और वहाँ पर थे तकरीबन 15 से 20 और लोग जिनके पास सिर्फ ईरान का वीज़ा था। और मैंने उनको बोला कि यार आप मेरा साथ दो। इमिग्रेशन वाले अंदर सबको इकट्ठा करके उन्होंने बोला कि 5-5 हज़ार रुपये दोगे फिर हम आपको एंट्री देंगे। ये कौन सी इमिग्रेशन थी? ये थी ग्वादर
गवादर की। ईरानी इमिग्रेशन? जी बिल्कुल। नहीं सॉरी, ये पाकिस्तानी ओके ठीक है। उन्होंने सर हमारी बहस हुई, लेकिन उन्होंने बोला हम आपको एंट्री नहीं देंगे जब तक आप हमें 5,000 रुपये ना दोगे। तो हम सब लोगों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। मज़े की चीज़ ये थी, मैंने फोर्स किया कि भाई मैं तो नहीं दूंगा, मैं कभी भी नहीं दूंगा। फिर मैं तो ऑलरेडी वीडियोज़ बनाता था YT पे, तो मैंने उन सबको बोला भी आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मैं वीडियो बनाऊंगा, ये आपसे 5-5 हज़ार रुपया नहीं लेंगे। बेसिकली कोई तो नहीं बनता, कोई हक ही नहीं है उनका। और सर वही हुआ, मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट की, मुझसे मेरा कैमरा छीन लिया गया। उसके बाद मुझे ज़बरदस्ती अंदर ले गए खींच के इमिग्रेशन वाले, और वहाँ फिर अंदर जाकर उन्होंने मेरा पासपोर्ट, मेरा वीज़ा, रेजिडेंस कार्ड, होटल बुकिंग, उसके बाद जो शो मनी होती है वो सब कुछ चेक करने के बाद बोला कि हम तुझे जाने देंगे, इनको नहीं जाने देंगे। फिर सर मुझे वहाँ पर ज़रा जोश आ गया कि मतलब क्यों, जब मैं जा सकता हूँ तो ये लोग क्यों नहीं जा सकते, इनके पास भी वीज़ा है, लीगल जा रहे हैं, कौन सा इलीगल जा रहे हैं। तो सर इसी चीज़ पे फिर मुझ पर केस हुआ। मुझे 20 दिन गवादर जेल में रखा गया। गवादर जेल में रखा गया। मुझसे मेरा कैमरा, पैसे, फ़ोन, एवरीथिंग सब कुछ ले लिया गया। और जो वो 20 लोग थे उन सबको अंदर बुलाकर मेरे सामने सबसे 5-5 हज़ार रुपये लिया गया कि अगर कोई बंदा। तुमने ये सब कुछ रिपोर्ट किया? सर रिपोर्ट कहाँ करता, उल्टी मेरे ऊपर FIR कर दीजिए। अब डंकियाँ तो नहीं लगाओगे? नहीं, डंकी मैं क्यों लगाऊंगा, मेरे पास अब वीज़ा है। हाँ, लेकिन देखिए इस कहानी की एक अपसाइड है, और वो अपसाइड क्या है कि डंकी नहीं लगानी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं लगानी चाहिए। इन्होंने खुद कहा कि बड़ा एक इजी प्रोसेस है, बहुत एक इजी प्रोसेस है। आप वीज़ा अप्लाई करें मुल्कों का, अब तो आपको ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपको मिल जाता है। और दुनिया के बेशुमार ममालिक ऐसे हैं जो न्यूजीलैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, ऑस्ट्रेलिया से लेकर टर्की तक, टर्की से लेकर ग्रीस तक, जो आपको इमिग्रेशन देने के लिए, लेकिन आपको उसके लिए आप ज़रूर, हमारे यहाँ बेतहाशा इमिग्रेशन के लोग हैं जो ये काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, लेकिन लीगल सर्विसेज होती हैं, वो आप प्रोवाइड करें, वो आप लीजिए और उसके थ्रू डंके लगाइए। और तुम्हें जो तकालीफ हुई हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन तुमको ज़रूर ये अथॉरिटीज़ को बताना चाहिए। देखो, हर जगह थोड़े बहुत लोग गलत होते हैं, लेकिन सब लोग गलत नहीं होते। हम इसलिए नहीं एग्जिस्ट करते बिकॉज हम बहुत गलत हैं, और हमारे इदारे इसलिए नहीं एग्जिस्ट करते कि वो सब कुछ, अगर तुम इदारों में तुम वो इन्फॉर्मेशन दो, हम वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचा देते हैं, तुम देखना, न सिर्फ उसके खिलाफ एक्शन होगा, उनको सजाएं भी होंगी। ऐसा नहीं, बिकॉज इदारा बहुत बड़ा है जी। तो ये इदारा नहीं है, ये चंद लोग हैं जो इदारों को बदनाम करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू अंडरस्टैंड। और तुमको ये चीज़ें आगे लेके जानी चाहिए थी, बट वी आर ग्लैड टू सी यू हियर। कोशिशें करते रहो पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए। अब तुम पाकिस्तान में काम करते हो, टर्की में? बेसिकली अब मैं YT पे काम करता हूँ। कहाँ पे? YT पे, यूट्यूब पे काम करते हो। माशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक टू यू। डंकी नहीं लगानी है जी किसी भी सूरत। जब वापस आते हैं तो दिल की बात करते हैं, हाँ, मोहब्बत वाले दिल की नहीं, वो दिल जिसमें मोहब्बत होती है, लेकिन कभी कभी दौरा पड़ सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा किलर इस दिल का दौरा। आज हम बात करेंगे साइंस क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और क्या बचा जा सकता है, क्या पहले से पता चल सकता है, इस सब पे बात करेंगे। जाइएगा कहीं नहीं, विल बी राइट बैक। टेक का बंदा हूँ, सॉफ्टवेयर्स का, तो मेरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड गोल है कि मैंने किस टाइप का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करना है। फिर उसके बाद ये जो AI की आ रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह आ रही है, उसको कैसे मॉडिफाई करके वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लाना है। अच्छा, ऐसा है कि 23 में जो कुछ हालात थे कोई अच्छे नहीं थे, कारोबारी हालात सबके एकदम डाउन हुए और बिल्कुल ही काम जीरो पे आ गया था। लेकिन 24 में हम बेहतरी चाहते हैं। अचीवमेंट है कि मैं अपना जो सा बिज़नेस को एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाऊँ, और जितने टूरिज्म आते हैं उनको एक अपना जो सा एक तरीकी बाज़ार है, बानो बाज़ार हमारे अनारकली में, उसको इंट्रोड्यूस करूँ। जिस मुल्क के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है तो अचीव क्या करना है? देखिए ना, मेन रीज़न तरक्की करने के लिए सबसे पहले आपको बिजली, गैस और पेट्रोल और पानी, ये मेन बेसिक सोर्स हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस मुल्क के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी पे आप अभी तक कुछ नहीं कर सके तो आगे हमने तरक्की करने की, अचीवमेंट्स की क्या बात करनी? 24 में मैं बस पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहती हूँ, आगे हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे बेहतर करे है, हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों, महंगाई कम हो। मैं चाहती हूँ कि आवाम को रिलीफ दें, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत परेशान। मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं
डॉक्टर आमिर खान, आप प्रोफेसर हैं ऑफ मेडिसिन एंड डायबिटीज़। अस्सलाम वालेकुम जी सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर अतिया ज़हरा, कंसल्टेंट हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ मरियम मकार तशरीफ़ रखती हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और कराची से हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर सबा भट्टी साहिबा। मुझे पता नहीं वो DSNG पे हैं या नहीं है, बट व्हेनेवर शी कम्स फिर हम बात करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले कि हम अपने उस पर जाएँ, न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस आपसे शुरू करते हैं। मरियम, क्या रेजोल्यूशन है? 31 तो सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या रेजोल्यूशन बनाया 2024 में? आप क्या करेंगी? बस 23 से बेटर होना है 24 में। क्या बेटर होगा? मतलब बैंक्स में डाका डालना शुरू कर देंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेटर फॉर माय करियर। यू बेटर फॉर योर, ओके, बट यू विल स्टे इन पाकिस्तान? यस, पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आपका कोई रेजोल्यूशन? जी, बस ये कि होपफुल रहना चाहिए मेरे ख्याल में। और मायूसी अभी मैं देख रहा था, कुछ आपने दिखाए स्किट्स वगैरह, नहीं हमने बहुत सारा नहीं दिखाया। हाँ, लेकिन जो भी दिखाया उसमें जान लोग मायूसी का थोड़ा एलिमेंट शो कर रहे थे। तो होपफुल होना चाहिए, होप का दामन नहीं छोड़ना चाहिए मेरे ख्याल में। वी शुड बी होपफुल। आई थिंक इट्स इजियर सेड देन डन। हमारे और आपकी जगहों पे ना इट्स इजियर सेड देन डन, बट द पीपल हु ट्राइंग टू मेक देयर एंड्स मीट, उनके लिए बड़ा मुश्किल है। हमको खुल के बात करनी पड़ेगी। देखिए, 35,000 रुपये की सैलरी अगर आपकी है, 5 लोग आपके हैं, US कहता है, उसकी स्टडीज़ कहती हैं कि 1.5 लाख रुपये आपको चाहिए पाकिस्तान में गुजारा करने के लिए। तो ये जो होप्स की बातें हैं ना, ये बड़ी अच्छी लगती हैं सर, मुझे आपको बहुत अच्छी लगती हैं, बिकॉज वी हैव होप एंड वी हैव एवरीथिंग एल्स। हमारी सराउंडिंग्स भी दूसरी हैं। हमने एक बेशतर आबादी ने पढ़ा लिखा नहीं है हमारे यहाँ। एक बेशतर आबादी को महरूम रखा गया है। हम यहाँ पर इसलिए नहीं आए बिकॉज हम अचानक से ऐसे पहुँच गए। हम बड़े प्लान्ड होके आए यहाँ पे। इट वॉज प्लान्ड फॉर अस। तो वी हैव टू टॉक, वी हैव टू टॉक। अगर आज भी बात नहीं करेंगे तो हम फिर हमारे बच्चे इसी तरह से डंकियाँ लगाते रहेंगे। वो बच्ची जिसने अभी बात की थी कि वो पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहती है, वो क्यों छोड़ के जाना चाहती है? उसको पाकिस्तान से उतनी, उसकी मोहब्बत को क्वेश्चन मत करें। उसको पाकिस्तान से उतनी मोहब्बत है जितनी मुझे और आपको है। सो हम होप की तो बात करें। हम दुनिया का वाहिद मुल्क हैं जहाँ ख़वातीन और मर्द दोनों उम्मीद से होते हैं। अल्लाह ताला रहम करे। अब उम्मीद तो होनी चाहिए, बट उम्मीद के साथ प्रैक्टिकल आपको होना है, खुल के बात करनी है। मैम, क्या प्लान है आपका? यही प्लान है कि हम लोगों को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना चाहिए और अपनी सेल्फ पे हमें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। अगर हर बंदा अपनी ज़ात से अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड होके फॉर द बेटरमेंट कि हमें मेहनत करनी है, फोकस होगा, तो आई थिंक अगर हर बंदा पाकिस्तानी, हर शहरी अगर ये सोच लेगा कि यस हमें दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना, खुद बजाते खुद मेरे अंदर बहुत सलाहियतें हैं, और अगर उस बारे में हम सोचें, बात करें, तो मेरे ख्याल से हम बहुत बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। लेकिन दूसरों से उम्मीद लगा के या दूसरों पे डिपेंडेंट होकर हम इस चीज़ को इतने अच्छे से नहीं कर सकते जितने हम अपनी ज़ात के जो है ना, वो जितनी ज़ात के लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं ज़रा एक मैसेज भी लिख रहा हूँ हमारे जो अंदर पीछे बैठे हुए हैं ना उनके लिए, तो दानिश चेक करना अपना मैसेज। हाँ जी, प्लीज़ बताइए, क्या नाम है? शाना नाम है। अच्छा, ये बताइए क्या कहना चाहती हैं? 2024 आपके लिए कैसा रहेगा? कोई परेशानी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। आपको क्या हुआ है भाई? आपके हाथों पे प्लास्टर लगा हुआ है। प्लास्टर? अरे नहीं, वो ड्रिप, हाँ वो ड्रिप शरिपे लगी हुई थी कोई, ऐसी बस वो, हाँ ठीक हो जाएगा अभी, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, आप ठीक है ना? बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अभी हम दिल के दौरे की बात कर रहे हैं, बस अभी शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, देखते रहिएगा शो, बहुत शुक्रिया। एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमारे यहाँ होती है और जिसकी वजह से हमारे हॉस्पिटल्स भरे रहते हैं। खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, उससे बहुत सारी अमवात भी होती हैं। लेकिन हम वो एक ऐसी नॉकिंग है जो कर ही रही, ओबिसिटी की वजह से होती है, सिगरेट नोशी की वजह से होती है, शराब नोशी की, सॉरी जी मुझे ये बातें कहनी पड़ेंगी, हमारे यहाँ बहुत स्ट्रेसेस की वजह से होती है। लेकिन उसकी वजूहत क्या है वो तो डॉक्टर ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हमने एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो पैकेज देख लें, उसके बाद आपकी कॉल्स को खोल रहा हूँ। याद रखिए आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी है। वॉच दिस। दिल धड़कता रहे तो इंसान में जिंदगी की लहर दिखाई देती है। दिल धड़कना ही छोड़ दे तो जिंदगी दम तोड़ देती है। दिल को धड़का सा लगा रहता है कि कब ये धड़कन रुक जाए। दिल के अस्पतालों में दर्द दिल रखने वाले मरीजों का तांता बंधा रहता है। पहले बूढ़े लोगों को ये तशवीश थी, अब नौजवान और बच्चे भी दिल के हाथों मजबूर दिखाई देते हैं। दिल डूबने की नौबत तभी आती है जब दिल की मत माने, दिल की बात सुनी अनसुनी कर दें। हर खाना आखिरी खाना समझकर खाएं। सिगरेट नोशी की आदत तर्क ना करें और वॉक या जिम जाने के बजाय लैपटॉप, मोबाइल और टीवी के सामने ज्यादा वक्त गुजारें। लाइफ में एक्टिविटी के बजाय काहली और सुस्ती अपनाएं तो दिल भी एहतजाज करता है। दिल के शरियानों में लोथड़े जम जाती हैं
और दिल की शरियानें तंग हो जाती हैं। जब दिल को ऑक्सीजन से भरपूर खून फराहम नहीं होता तो एंजाइना, सीने में दर्द या हार्ट अटैक यकीनी है। बदकिस्मती से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो दिल की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं जब तक उन पर इसका हमला ना हो। लेकिन कुछ अलामात हैं जो दिल की बीमारी की निशानदेही कर सकती हैं, जैसे सांस का फूलना या सांस लेने में दिक्कत होना, सीने में दर्द महसूस होना, टांगों के निचले हिस्से में सूजन होना, घबराहट या घुटन महसूस होना, पसीना आना भी आर्ज़े क़ल्ब की अलामात जाहिर करता है। दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक की सूरत में अस्पताल जल्द अज जल्द पहुंचना जरूरी है ताकि मालूम हो सके कि दिल को कितना नुकसान पहुंच चुका। दिल धड़कने की कोई सूरत है भी या दिल ने दर्द दिल से हार मान ली। दिल पे तो पता नहीं कितने अशार मुझे याद है। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, अब याद आया हाले दिल तो तुमको सुनाते, लेकिन जब वो रुखसत हुआ तब याद आया, आज मुश्किल था समझना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। खैर एनीवे, ये तो शायरी की बातें हैं और दिल पे तो करोड़ों अशार हैं जो लिख दिल और आंखें वो वाहिद चीज़ हैं जिस पे बहुत सारे अशार लिखे गए। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद कॉजेज़ पे बात करते हैं किस चीज़ की वजह से हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी, मेरा नाम नूरुलैन फातिमा है। और साहिल भाई, आपको और जहाँ भी ये आवाज़ जा रही है उन सबको नया साल बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। और ये नया साल हमारे लिए खुशियों का बाइस बने, हमारे मुल्क के लिए अमन और अमान का बाइस बने, और जो भी हमारे इस्लामी ममालिक हैं उन सब के लिए हमारा ये नया साल जो है वो खुश आइंद साबित हो। आमीन। साहिल भाई, मैंने आपको देख के ही जो है मैंने आपको देख के आपसे सीखते हुए मैंने रेडियो ज्वाइन किया था, और तकरीबन मैंने 11 साल रेडियो पाकिस्तान में कंपेयरिंग भी की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस। आप जो है हमारे लिए एक बहुत अच्छी मिसाल है। हमने बहुत कुछ सीखा है मैंने आपसे, आपकी कंपेयरिंग से, आपके अंदाज से। तो और जो ये 24 न्यूज़ की ट्रांसमिशन है बहुत अच्छी जा रही है, और न्यूज़ जो है इस चैनल की वो मैं सुनती भी हूँ, और फिर आगे जो है वो अपने बताती भी हूँ कि मैं 24 न्यूज़ से ये न्यूज़ सुनी है, या आपके शो के जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। आज का जो ये टॉपिक है कि किस तरह से नई जनरेशन में ये दिल की बीमारियां आम हो रही हैं, तो इसके लिए मैं यही कहूँगी जितना हो सके हम अपनी लाइफ से चीनी, नमक और तेल को अपनी लाइफ से या तो हटा दें या कम कर दें बिल्कुल, तो हम इन बीमारियों से महफूज रह सकेंगे। और आखिरी में मैं एक अपने वतन के लिए और एक शेर पढ़ूंगी, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरे अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद जैसे वापस आते हैं तो हम बात करेंगे दिल के दौरों की, अमराज की। अब पता है अब वो एज नहीं रही है, 16-16 साल के लोगों को दिल का दौरा पड़ने लगा। 16 साल 16 ईयर्स। अभी मेरी आई विटनेस पे 25 साल का एक बच्चा कोर्ट रूम के अंदर टेलीफोन पे बात कर रहा है और गिर गया और उसकी डेथ हो गई, कार्डियक अरेस्ट। ये क्या वजह है जानेंगे ब्रेक के बाद। आपकी सेहत आपकी जिम्मेदारी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। चाय बना लीजिए, बहुत मज़े का शो है। वी हैव डॉक्टर्स एंड विल टॉक अबाउट इट। ब्रेक से 2023 में सब कुछ खोया ही, हमने पाया कुछ नहीं है। अब जो 2024 आ रहा है, उम्मीद करते हैं कि जो नई हुकूमत आए हमारे लिए अच्छाई का पैगाम लाए। कुछ खोया नहीं है, लेकिन मेरा एडमिशन अच्छी जगह पे हो गया था और मैं उसको आगे अच्छे से करना चाहती हूँ। जहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ है उसी के लिए आगे मैं अच्छा करना चाहती हूँ, टॉप करना चाहती हूँ। मैं अपने गोल अचीव करना चाहती हूँ। मैं एक अच्छा घर बनाना चाहती हूँ, इंशाल्लाह बनाऊँगी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। 2023 जो जा रहेगा उसके लिए तो ये है कि जो मुल्क में हुआ है उसको होना नहीं चाहिए था, और जो 2024 इंशाअल्लाह ताला जो आएगा तो हमारा और सबका यही होना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए सोचें, अपने लिए सोचें और अपनी आने वाली नस्लों के सोचें। और वो उसी तरह मुमकिन है कि जिस वक्त हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके वो काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, और वो है वोट। 23 में तो मैंने यूनिवर्सिटी हाईटेक में एडमिशन लिया था, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो मैं चाहता हूँ 2024 में मुझे अच्छी जॉब मिल जाए। अल्लाह ताला से दुआ ही है। 23 तो बड़ा मुश्किल साल था, अल्लाह ताला अपना करम करे कि 24 का जो है। All right, Ji, once again, welcome back. Dr. Sabah Bhatti has joined us. She's a cardiologist from Karachi, and she's joining us via DSN. Ji, Assalamu alaikum, Dr. Sabah. How are you?
वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। हम टॉपिक पे तो बाद में आएंगे, सबसे पहले हमने बाकी जो तीन हमारे जो यहाँ गेस्ट बैठे हैं उनसे भी हमने पूछा था 2024 की आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं। 2023 गुजर गया है, तो व्हाट डू यू वांट टू डू? So here in Pakistan, in the field of cardiology, we have lots of work to do. Cardiovascular disease is one of the highest causes of mortality in the world, and especially यहाँ पे पाकिस्तान में। तो हमारे जो हैं गोल्स ये हैं कि डायबिटीज़ की बेटर कंट्रोल, हाइपरटेंशन के बेटर कंट्रोल, एंड पर्सनल लेवल पे मेरे प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, हमारे ट्रेनीज़ हैं, उनको पढ़ाना, उनको सिखाना, ताकि वो पूरे पाकिस्तान में जाके फील्ड ऑफ इमेजिंग को ग्रो कर सकें। चलें, अच्छा डॉक्टर साहब, हम जो बात करेंगे वो इंतहाई आसान फहम होगी, ये सबके लिए कह रहा हूँ, और नॉर्मल लोगों के लिए होगी, बिकॉज हम अगर टेक्निकलिटीज़ में चले जाएंगे तो फिर बहुत बहुत मसला होगा। तो डॉक्टर अतिया, आपसे शुरू करता हूँ। मुझे बताइए, दिल का दौरा होता क्यों है? क्या असबाब क्या बनते हैं दिल के दौरे के? इंतहाई ईजी ज़बान में जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता चल सके। देखिए, बेसिकली होता ये है कि जो दिल की शरियानें हैं, समझें, एक दिल को भी आप एक कमरे की तरह ले लें। जैसे एक कमरे में बिजली की तारें होती हैं, नकासी होती है, दरवाजे खिड़कियाँ होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ दिल की जो है ना चीज़ें होती हैं। उसमें समझिए कि जो उसकी नकासी है, जो शरियाने जिसे कहते हैं, जिसमें खून का बहाव होता है, उसमें रुकावट का आ जाना। जब उसमें रुकावट हो जाती है, रुकावट बहुत ज़्यादा है, 100% हो गई है, तो बहुत शदीद दिल का दौरा पड़ता है जो जानलेवा साबित हो सकता है। कुछ लोगों में वो रुकावट 70-80% होती है, जिसमें हम उनमें हल्का हल्का कोई दर्द महसूस करते हैं, कोई दबाव महसूस करते हैं, कोई खिंचाव महसूस करते हैं, ठीक है, कोई सांस का हल्का सा फूलना महसूस करते हैं। तो ये सब चीज़ें जिसे हम एंजाइना कहते हैं, ये दिल की निशानदही कर रहा होता है कि यस, ये दिल का हमें मर्जा जो है ना वो है, हमें डॉक्टर की तरफ रजू करना चाहिए, ये दिल का अटैक की तरफ हमें निशानदही कर रहा होता है। ओके, अच्छा, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहबा की तरफ जाऊँ, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं सिद्दीक भट्टी सरगोदे से बोल रहा हूँ। जी, आपका नाम सर? मोहम्मद सिद्दीक भट्टी। मोहम्मद सिद्दीक भट्टी साहब, क्या कहना चाहते हैं? कोई सवाल है आपका? मैं कहता हूँ, मैं 1996 में बाईपास ऑपरेशन कराया था, फिर उसको 2021 में 2 स्टेंट डाले हैं। मुझे अभी जो है ना चक्कर आते हैं। अच्छा। और चक्कर आते हैं, तो साथ जो है ना ये शुगर की वजह से जो है ना लगा जाए, ये पाँव में दर्द रहता है। ओके ओके, दवाइयाँ को मैं ले रहा हूँ, रेगुलर ले रहा हूँ। आप रखिए, मैं डॉक्टर साहबा से पूछता हूँ। डॉक्टर साहबा, आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि इन्होंने 1996 में उनका बाईपास हुआ था, 2 स्टंट इनके डाले हैं, इनको यूरिनेशन की शिकायत कुछ ज़्यादा हो गई, चक्कर आने लगे, क्या किया जाना चाहिए? 2021 में इनके स्टंट डालें दोबारा। इन्होंने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को हर 6 महीने जाके रब्ता करना है, तो वहाँ पे इवैल्यूएशन होगी, वहाँ पे हिस्ट्री के बाद, फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद, वो जब इनका मुआयना करेंगे, ईसीजी करेंगे, ईसीजी में देखेंगे अगर कोई चेंजेस आए हैं, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे कि अगर एको होगा, या फिर उसके बाद स्ट्रेस टेस्ट का भी हम करते हैं, क्योंकि क्या स्टेंट्स में क्या होता है कि बाईपास भी बंद हो सकते हैं और स्टेंट्स भी बंद हो सकते हैं। खास करके वो पेशेंट्स जिनका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो, तो उन स्टेंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, वो दोबारा बंद हो सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करें, ईसीजी करवाएं, अगर एको की ज़रूरत होगी वो होगी, और फिर स्ट्रेस टेस्टिंग या रिपीट कैथ होगा। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा, दिल का दौरा जो होता है यूजुअली वो किन चीज़ों की बुनियाद पे होता है? एंजाइना की तरफ हम कैसे जाते हैं? शरियानें बंद किस तरह से होती हैं? क्या उसमें खाने का दखल होता है, मतलब हम जो फूड खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका दखल होता है? स्ट्रेस का दखल होता है? या फिर हमारी लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है उसका दखल होता है? कुछ हम जेनेटिक्स के अंदर इनहेरिट करते हैं, या शुगर की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं, या ओबेसिटी की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती हैं? वजह क्या होती है? जो आपने फरमाई है, वो सारी चीज़ें इसमें इफेक्ट कर सकती हैं। सर, मैं आधा डॉक्टर हो गया हूँ ना आप लोगों के साथ। बिल्कुल, लेकिन प्लीज़ खुदा का वास्ता मेरे पास इलाज के लिए मत आइए। नो आइडिया, एब्सोल्युटली। इसमें बेसिकली रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि दिल की बीमारी की तरफ जाते हैं। 4 मेजर रिस्क फैक्टर, जिसमें अब आप ऐसे समझाएं जैसे लोग ना बिल्कुल नॉबिस हैं। जी, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि शुगर का होना, शुगर अनकंट्रोल्ड है तो एक बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ जी। ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल्ड है, एक बहुत बड़ा रिस्क है। स्मोकिंग अगेन मेजर रिस्क फैक्टर है। और चौथा मेजर रिस्क फैक्टर है दिल में खून की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल वगैरह का बढ़ जाना। तो ये तो 4 मेजर रिस्क फैक्टर हैं। और जो माइनर रिस्क फैक्टर हैं उसमें सीडेंट्री लाइफस्टाइल, मतलब है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ से वहाँ तक जाना, तो गाड़ी पे जाना, अपने फिजिकल
मसल्स को यूज़ ना करना। सर ये गाड़ी वाली बात जो ना ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। पेट्रोल 2000 रुपये लीटर होगा, ये फायदा होगा। साइकिल आ जाए तो ज़्यादा, हमारा जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है ना ये तो बिल्कुल चला जाएगा, इसकी आप फिक्र ना करें। हमसे ज़्यादा पैदल चलने वाली कौम कोई नहीं होगी। जी सर, होप सो। आप 2024 आने तो दें सर। जी हाँ, आ गया है वैसे। जी, इसके अलावा स्ट्रेस लेना और एक टाइप ए पर्सनैलिटी होती है जो बात बात स्ट्रेस सर ये भी नहीं होगा सर, हम बचेंगे नहीं स्ट्रेस लेने के लिए सर इंशाल्लाह। मतलब आप देखिए कि हमारे यहाँ जो मतलब पैसे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस देख के आपका दिमाग उड़ जाता है, यू नो लाइट का बिल देख के आपकी धड़कन बंद होने लगती है। तो सर ये तो अब तो ये नई कॉजेज ये वाली होंगी। जी, तो ये सारे जो जितने भी फैक्टर हैं ये सारे मिल के फिर दिल के दौरे का बायस बने। इसलिए छोटी एज से भी आप दिल के दौरे रिस्क हैं, उसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं डेफिनेटली। यस, जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं जो कि मौरूसियत में चलते हैं, वालिदैन से, वालिद से, वालिदा से, बहन भाइयों से ट्रांसमिट होते हैं। कईयों में बुनियादी तौर पे शरानी होती सुकड़ी होती हैं, तो उसमें ऑलरेडी फिर आसानी से वो उनको दिल का दौरा पड़ सकता है या दिल का अंजाना का अटैक हो सकता है। अच्छा, खाना मरियम क्या होता है? हम लोग खाना मतलब मज़े से खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। अच्छा, चूँकि हमें सिखाया यही गया है कि जो मिले खा जाओ, सामने आए तो खा लो, छुप के खा लो, फिर किसी को बताओ ना, फिर किसी और का खा लो, फिर इतना खाओ कि कुछ पता ना चले, फिर जब बहुत खा लो तो बाहर जाके खाने लगो, फिर अपना खाया हुआ बाहर। मेरा आप आई एम टॉकिंग अबाउट फूड। तो फूड के बारे में बताएं। एक्चुअली हमारी जो भी लाइफस्टाइल है इसमें फूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम जल्दी खाने पे रहे हैं, मेडिसिन पे तो नहीं चल रहे हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसे सर ने बताया कि शुगर है, ओबेसिटी है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब मैटर करते हैं इसमें। अब आप अगर ले रहे हैं कोई घी में तले हुए पराठे खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, एक नान जो है हमारी यहाँ पे उसकी कैलोरीज जो हैं 4 रोटियों के बराबर होती हैं एक नान की। जी, और वो जो है हम आराम से 2 नान खा जाते हैं सिर्फ पाई के साथ। ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज़ करती हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को इंक्रीज़ करती हैं। जब ये इंक्रीज़ करती हैं तो ऑब्वियसली हमारी जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं। क्या नान या पराठे हफ्ते में एक दिन खाना ठीक है? हाँ, चीट डे पे आप दे सकते हैं, चीट मील में। नहीं तो व्हाट इज, मुझे ये समझ में नहीं आता ना, अगर चीट डे हम ये कहते हैं कि चीट डे है तो आम आदमी फिर खाए क्या? आप बहुत कुछ खा सकते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी ऐसी ग़िज़ाएं बनाई हैं जो आप खा सकते हैं। जैसे हार्ट पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो बैलेंस डाइट पे चले। अभी हम हार्ट पेशेंट की बात नहीं करें, अभी आप हार्ट पेशेंट बने नहीं हैं। आपको देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव की बात करें, आप पहले से ही अपनी बैलेंस डाइट पे रहना, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं हमसे डाइट नहीं होती या हम कोई ऐसा स्पेसिफिक फूड नहीं खा सकते। इतने मुश्किल नाम बताते हैं मैम, फ्लैक्स सीड खा लें, ये खा लें। आपने कोई मतलब कीवी की कोई ऐसी किस्म खानी है जो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पैदा होती है। वो आम लोग जो बेचारे अंडे, टमाटर, मछली, सब्जी खाने वाले लोग हैं। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। मैं उस दिन एक स्टोर गया, मैं नाम नहीं लूँगा, 11,200 रुपए की मछली थी, सैल्मन। 11,200 रुपए की मछली। कैन यू पॉसिबली इमेजिन? फिश फॉर 11,200 रुपीज, और इतना बड़ा फिले था उसका वो। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो व्हाट कंट्री वी लिव इन। आई एम सो सॉरी। मैंने एहतजाजन वो नहीं लिया। मैं क्यों खाऊंगा वो इफ माई नॉर्मल पर्सन कैन नॉट अफोर्ड इट। मतलब लिटरली मैं बता रहा हूँ, इट वाज माइंड बॉगलिंग। और हम उसके बाद ये शिकायतें करते हैं कि हमारे साथ मतलब, तो वो चीज़ें बताएं कि क्या इससे मिल सकता है, क्या उससे मिल सकता है, वो चीज़ें बताएं सर। अब जैसे कि हमारे पास प्रोटीन है, ज़रूरी तो नहीं है वो हम मीट में से लें, हम एग्स में से ले सकते हैं, हम दालों में से ले सकते हैं, हम वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। हर चीज़ जो है हर फूड में पाई जाती है, बट आप पे डिपेंड करता है आप हाई क्वालिटी पे जाना चाहते हैं या फिर जो आपकी रेंज में आता है उस पर रहना चाहते हैं। ऑलराइट, कमिंग बैक टू डॉक्टर सबा। डॉक्टर साहबा, यहाँ तक तो बात होगी प्रिवेंशन की कि जब हम प्रिवेंशन में हो गए। कई मरतबा ऐसा होता है कि जब लोग आते हैं और उनको एंजाइना या दिल का दौरा पड़ जाता है, उसके बाद वो एडमिट भी हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने इलाज को कंटिन्यू नहीं करते, कंटिन्यू नहीं रख पाते। इसकी वजूहात क्या हैं? या फिर वो किसी दूसरे ऑल्टरनेटिव मीन्स पे चले जाते हैं, हिकमत की जो कि बुरा नहीं है, हिकमत की तरफ चले जाते हैं, या फिर झाड़ फूँक लगवाने वालों के पास चले जाते हैं, जो कि अगैन मैं किसी के अकायद को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन पैसा ना होने की वजह से शायद डॉक्टर्स की तरफ उनका जो रुझान है वो कम होता है। इवन तो कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद है जो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाती। उनके लिए क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम नॉन कंप्लायंस कहते हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे बड़ा यही होता है कि अफोर्डेबिलिटी। अक्सर हम ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं बगैर पेशेंट को पूछे कि आप अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं। कार्डियक जो मरीज़ होते हैं उनकी बहुत सारी दवाई होती हैं, खून पतले करने की दवाई होती है, ब्लड प्रेशर की दवाई होती है, अक्सर शुगर की दवाई होती है। तो जब 4-5 दवाइयाँ होती हैं
उसका एक टोटल कॉस्ट भी देखना होता है। तो हम यहाँ पे NICVD में फ्री में भी दवाइयाँ देते हैं, लेकिन कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो हमारी फॉर्मूलरी पे नहीं है तो वो हमें लिखनी पड़ती है। तो आप ज़रूर पूछा करें जब प्रिस्क्राइब करते हैं कि पेशेंट अफोर्ड कर पाएगा या नहीं। दूसरा ये है, जैसे आपने पूछा कि कुछ पेशेंट्स हैं वो शायद एक मिसकंसेप्शन होती है कि ब्लड प्रेशर की दवाई 1 साल खा ली अब छोड़ देते हैं, तो वो खुद ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं अब हम सही हो गए हैं। तो ऐसे बिल्कुल भी दवाइयाँ छोड़नी नहीं चाहिए डॉक्टर को पूछे बगैर, क्योंकि ये ज़्यादातर ये कंडीशंस क्रॉनिक होती हैं, मतलब ऐसी होती हैं कि ये लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। शुगर की, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह की, कोलेस्ट्रॉल की ऊपर नीचे फिर भी हो जाती है, लेकिन हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ये ऐसी बीमारी है कि लाइफ लॉन्ग आपको दवाइयाँ लेनी होती हैं। तो पेशेंट ये कहता है कि अभी मुझे चेस्ट पेन नहीं हो रहा तो मैंने दवाइयाँ छोड़ दी, तो ये एक और वजह है। तीसरी वजह ये भी है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, हम तक आना, दोबारा प्रिस्क्रिप्शन लेना, दोबारा लिखवाना, ये एक बहुत बड़ा इशू है। डॉक्टर साहबा मैं एक कॉल भी लूँगा लेकिन, और फिर उसके बाद आप लोग की तरफ आता हूँ। लेकिन एक शख्स था, मैं एक जगह स्कूल बनाने जा रहा था, हमने स्कूल के बजाय वहाँ क्लिनिक बना दिया। मैं वहाँ बनाने जा रहा था तो उसने मोटर बाइक पे, मैंने कहा मुझे ज़रा सर्वे करवाओ, तो उसके सर्वे करवाया। तो आपको पता है उसने मुझे क्या कहा कि मेरे पास 500 रुपये नहीं थे कि मैं अपनी वालदा को, एक बड़ा दूर का एरिया था, कि अपनी वालदा को मैं एक अस्पताल ले जाता। तो हम सारी रात उनके सिरहाने बैठे रहे और सुबह उनकी डेथ हो गई। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड। एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स सी हू दिस इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी आपका नाम? मेरा नाम मदर नवाज सर। जी कैसी हैं आप? ठीक है? ठीक है सर। जी कोई सवाल है आपका? आपका सवाल है, हम हेपेटाइटिस सी के मुतालिक पूछना चाहते हैं मैरीन से। किसके मुतालिक? हेपेटाइटिस सी। हाइपरटेंशन, जी पूछ लीजिए। हेपेटाइटिस सी के मुतालिक पूछ लीजिए। ठीक है। क्या पूछना है? मुतालिक पूछना है ना भाई, कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए और परहेज कौन सा करना चाहिए। नहीं तो आप गए, अगर खुदा ना करे किसी को ऐसा है हेपेटाइटिस सी है, तो आप किसी डॉक्टर के पास नहीं गए? हमने डॉक्टर पास चेक कराया, 2-3 दफा चेक किया, लेकिन दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। दवाइयाँ क्या? दवाई कंट्रोल नहीं करती सर। कंट्रोल नहीं करती सर, आप जवाब दें। कंट्रोल पहले तो ये फरमाइए कि इनसे पूछिएगा कि ये कौन से टेस्ट कराएं जिसके ऊपर ये हेपेटाइटिस सी की बात करें, क्योंकि अक्सर जो लोग कराते हैं एंटीबॉडीज़ कराते हैं, anti-HCV, वो कोई ट्रीटमेंट के लिए इंडिकेटेड नहीं होती। ठीक है। ट्रीटमेंट देने से पहले PCR कराना पड़ता है, HCV RNA PCR क्वालिटेटिव। अगर उन्होंने PCR का टेस्ट कराया और वो उसमें रिजल्ट आया कि हेपेटाइटिस सी है, तो फिर आजकल तो आसानी हो गई कि 3 मंथ का कोर्स है गोलियों की शक्ल में। पहले तो टीके लगते थे इंटरफ्रॉन के 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के भी लगते थे, लेकिन आजकल टैबलेट से कंट्रोल हो जाता है और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आपने PCR का टेस्ट करवाया है? हेलो, अच्छा अगर आप सुन रही हैं तो आप PCR का और CVR का टेस्ट जो है वो PCR HCV RNA PCR HCVR या PCR जी, तो इसका टेस्ट आप करवा लीजिए और उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाइए। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। फैसल, आई लव यू मैन, इफ यू आर वाचिंग दिस आई लव यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। ऑलराइट जी, सो कमिंग बैक टू, हम बातें जो कर रहे थे कि किस तरह से होता है, प्रिवेंशन किस तरह से होनी चाहिए, क्योर किस तरह से। खुदा न करे किसी को एंजाइना का पेन हो गया और वो आपके पास आ गया, तो फिर आप लोग क्या करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारी वही उसकी जो शिकायत है उसका पूछना, जिसे हम कहते हैं कि सिम्टम्स, फिर कुछ चीज़ें होती हैं जो साइंस होते हैं, हमें उनसे पूछना होता है कि इससे रिलेटेड क्या था, कुछ और सांस तो नहीं फूल रहा था या कुछ दिन पहले से तो नहीं मसला था। फिर हम सबसे पहले उसकी ECG कराते हैं और हमें ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन का पता चल रहा होता है। खुदा न खास्ता अगर वो बड़ा हार्ट अटैक होता है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास होता है कि अगर मरीज़ बर वक्त हॉस्पिटल आ गया है तो हमारे पास आइडियल टाइम होता है 60 to 90 मिनट्स कि हम फ़ौरन मरीज़ को कुछ, अगर बड़ा हार्ट अटैक है तो 60 से 90 मिनट 90 मिनट बहुत अच्छा हमारे, उसे हम कहते हैं डोर टू बेलून टाइम। उसमें ऐसा होता है कि हम मरीज़ को कुछ खून पतला करने की दवाएं देते हैं, कुछ उसको तिब्बी इमदाद, शुरू में देखेगा हमारा मरीज़ बिल्कुल ठीक है तो हम उसको कैथ लैब में ले जाते हैं, जिसे हम फ़ौरन की एंजियोग्राफी करते हैं और उसमें जो शरियान बंद होती है उसी वक्त उसको खोल देते हैं। उसका सक्सेसफुल रेट 98% है। 98% जी, और उसमें ऐसा होता है कि अब याद रखिए, एक मुझे थोड़ी सी एक बात प्लग करने दीजिए, ये अब याद रखिए, हर पेन एंजाइना नहीं होता, लेकिन किसी भी पेन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा, हर पेन एंजाइना नहीं है, गैस्ट्रिक की वजह से भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन किसी भी अनयूजुअल पेन को
आपने इग्नोर नहीं करना है और जाना है। डॉक्टर्स के पास एक विंडो होती है जो इन्होंने बताया अभी 60 to 90 मिनट्स की विंडो होती है। अगर आप बर वक्त अस्पताल पे पहुंच जाएं तो 98% चांस होते हैं कि आप बच जाएंगे। जी, और उसमें हमारे इतने मरीज़ होते हैं जो बिल्कुल उनकी खुलती है शरियान और बिल्कुल खून का बहाव जो है वो हार्ट तक अच्छे से पहुँच जाता है और हार्ट को कोई डैमेज भी नहीं होता। ठीक है, एक दिन हमारे पास रहते हैं और बिल्कुल सही कंडीशन में, लेकिन फिर वही चीज़ है कि हमें फिर उनको बताना होता है क्या उनको एहतियाती तदाबीर करनी है। सही। सबसे पहले क्योंकि एक समझिए कि हमने धात की कोई चीज़ उनके उसमें शरियान में डाली है, उसके लिए हमें खून को पतला करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसकी दवा उन्हें ज़रूर लेनी है। उसके लिए हमें उनको बताना पड़ता है। अस्पताल में ये फ्री होता है या इसके पैसे लगते हैं? गवर्नमेंट में ये फ्री होता है। गवर्नमेंट में, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसे लगते हैं? फ्री होता है। उसमें ऐसा है कि जो सेहत कार्ड गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो हमारे पास 60 and 40%, 60% गवर्नमेंट देती है, 40% जो है वो पेशेंट को पे करना पड़ता है। और अगर पेशेंट के पास वो 40% उस वक्त ना हो तो फिर उस वक्त नहीं होता तो फिर हम लोग उनको, ऐसा नहीं है कि मरीज़ अगर खुदा ना खासा जान हमारे लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस अस्पताल में काम करती हूँ वहाँ पे हमारा एक लोगो है कि हमने कभी मरीज़ को जब हार्ट अटैक के साथ आते हैं तो हम कभी रेफ़र नहीं करते, इस वजह से कि जी उसके पास पैसे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए। मैंने लोगों को रेफ़र करते हुए देखा, इसलिए मैंने ये सवाल किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, you're on the air। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं मोहम्मद अहमद बात कर रहा हूँ। जी अहमद बोलिए। सर एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था, मैं क्योंकि आप लोगों का जो टॉपिक है वो हार्ट से रिलेटेड है जी, लेकिन मेरा जो इशू है वो सर के दर्द का है। मैंने डॉक्टर्स को भी चेक करवाया है काफी जगह पे, और कोई माइग्रेन बताता है, कोई क्या बताता है। तो एक्चुअली मेरे सर में जब दर्द होता है ना तो मुझे चक्कर आते हैं, वॉमिटिंग फील होती है, और 1-2 सेकंड के लिए या 5 से 10 सेकंड कर लें कि मैं ऐसी फील होता है जैसे मैं बेहोश हो चुका हूँ। Okay. और उसके बाद जो है फिर मुझे थोड़ी देर के बाद होश आता है और फिर वही नॉर्मल हो जाता है। एक ये इशू होता है, और एक मेरे जो राइट वाली लेग है उसमें एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर ना एक जैसे कोई वेन है और वो ब्लॉक होती है और उसमें एक चुभन वाला पेन होता है मुझे। तो सर इसका मैंने काफी डॉक्टर्स को भी चेक करवा लिया, MRI भी करवाई थी, लेकिन कोई पता नहीं चलता। वो जो सर का दर्द है वो डॉक्टर, ये मुझे तकरीबन 10 साल से ज्यादा हो गया सर का दर्द। उम्र क्या है तुम्हारी? कहते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है? मेरी 28 ईयर्स एज है। 28, और 10 साल पहले ये हुआ था शुरू? हाँ जी, 10 साल पहले हुआ था। ओके, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, तुम लाइन पर आओ। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, ये पहले थोड़ी हिस्ट्री ले लेते हैं इनसे कि ये अपने बारे में बताए। तो 28 साल इनकी उम्र है, लेकिन ये फरमाए कि ये स्मोकिंग तो नहीं करते? स्मोकिंग करते हैं? स्मोकिंग करते हैं आप? सिगरेट नोशी करते हैं? जी सर। सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, नॉट एट ऑल। अच्छा, शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत तो नहीं है आपको? नहीं सर, नथिंग। अच्छा, सर इनका केस कुछ और है, दिल्ली का मामला है लेकिन केस और है। मैं लिख के दे रहा हूँ। मतलब उसमें तो देखना पड़ेगा। बाकी नहीं, आप नहीं देखें, यही नहीं देख रहे तो फिर आप क्या देखेंगे? किस्सा दिल का है लेकिन जरा और तरह का जी। हाँ। और वेट आपका कितना है? वजन कितना है? वजन ज्यादा तो नहीं है? सर मेरा वेट है 65। नहीं सर, इतना वेट नहीं है। वेट तो इनका ठीक ही है। अच्छा, उसमें जी रात को नींद आती है तुम्हें? सच बताना। हेलो ऑफलाइन अहमद। सर रात को रेगुलर जैसे 2-3 बजे नींद आती है, मतलब 2 बजे 12 बजे के बाद ही नींद आती है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना होता है क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ। हाँ, तो क्या सोचते रहते हो रात को सोते हुए? सर नींद ही नहीं आती, बस ऐसे ही। हाँ। ये रूटीन है सर, काफी अर्से से। आखिरी मोहब्बत कब की थी? सर ऐसी कोई बात नहीं है। बेकार बात मत करो, तुम मेरा नंबर ले लो, मुझसे बात करो। तुम्हारा इलाज डॉक्टर्स के पास नहीं, मेरे पास है, मैं तुम्हें बताऊंगा। नहीं सर, ऐसी बिलीव नहीं सर। मैं ये काम छोड़ दूंगा अगर ऐसी बात नहीं है तो। बेटा मैं पिछले, हाँ मेरा नंबर ले लो तुम, अभी शर्मिंदा नहीं होते इन बातों पे। मैं एक बात मेरी हमेशा याद रखना। हाँ 10 साल से मुझे पेन है। हाँ चलो 10 साल से पेन है, 11वें साल नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। बट मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ, एक बार मुझसे बात ज़रूर कर लो और किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ज़रूर दिखाओ। आई नो तुमने दिखाया होगा, लेकिन ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। वो तो हम मजाक बात कर रहे हैं, लेकिन बस इतना याद रखना, लाइफ के अंदर जिन लोगों के पास तुम्हारे लिए सोचने का टाइम नहीं है ना, जिन लोगों के पास तुम्हारे लिए सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास उनके लिए एक लम्हा भी नहीं होना चाहिए। लाइफ इज़ टू शॉर्ट। जो सारी इस बकवास की नज़र हो जाए कि मुझे किसने पसंद किया, कितने लाइक्स आए, कितने लाइक्स नहीं आए, मैं उसका दोस्त था, मैं उसको, मूव ऑन विद योर लाइफ। हैव अ मिशन इन योर लाइफ, हैव अ गोल इन योर लाइफ, मेक समथिंग आउट ऑफ योर सेल्फ। डोंट सिट देयर एंड फील सैड फॉर योर सेल्फ कि तुम पता नहीं तुम पे कौन सा जुल्म टूटा हुआ है।
किसी पे कोई जुल्म नहीं टूटा, हम अपने ऊपर जुल्म खुद तोड़ते हैं। खैर एनीवे, आपने वैसे बहुत अच्छी काउंसलिंग कर दी है, क्योंकि इन्होंने MRI कराया, वो भी नॉर्मल है, मैं बता रहा हूँ। तो साइकोसोमेटिक और आपका डायग्नोसिस तो बिल्कुल ठीक था। वैसे जो बातें मैं मास्टर्स हूँ NLP में, तो आई टीच ह्यूमन बिहेवियर एनीवे। हाँ, तो साइकोलॉजिकल इनका इशू है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। मैम कमिंग बैक टू यू, हम जो बात कर रहे थे, थोड़ा सा मुझे उस पर वजाहत कर दीजिए कि जब पेशेंट आ गया 40% अगर उसके पास नहीं है, फिर भी आपके हॉस्पिटल ने तो ये कर दिया, उसके बाद का जो ट्रीटमेंट होता है वो कितना एक्सपेंसिव होता है? देखिए, जो खून पतला करने की दवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन यस, अगर कोई पेशेंट हमारे जैसे मुल्क में आजकल जितने हालात हैं, अगर कोई तबका है ऐसा जो मज़दूर है और वो ये दवाएं भी नहीं ले सकता, तो हम ज़रूर उनको गवर्नमेंट की तरफ रेफ़र कर देते हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनको फ्री दवाएँ मिलती हैं, ठीक है। और एक हमारे हॉस्पिटल में भी एक ज़कात का एक फ़ंड एक होता है, उसमें भी हमारे जो है ना उसमें अच्छा माशाल्लाह, आप हमारी स्ट्रेंथ का अंदाज़ा कीजिए डॉक्टर साहिबा, हम ज़कातों पे भी चलते हैं और मज़े की बात ये बाहर के मुल्कों से फंडिंग भी लेते हैं आम आवाम के लिए, पता नहीं फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। सरकास्टिकली बोल रहा हूँ, समझ जाइएगा, और हुकूमत से कह रहा हूँ, खुदा का वास्ता मेडिसिन तो फ्री करें। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको खाने से दिल का दौरा प्रिवेंट हो सकता है? अच्छा, हमारे पास इस तरह कोई मैजिक फूड नहीं होता जिससे आप हार्ट अटैक की तरफ नहीं जा सकते, बट ये इस तरह की फूड ज़रूर है जिससे आपकी जो हार्ट की हेल्थ है वो बेटर हो सकती है। वो क्या है? जिसमें हम बैलेंस डाइट लेते हैं, प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी हार्ट पेशेंट्स होते हैं हम उन्हें कहते हैं आप मीट की तरफ जाने से ज़्यादा बेटर है कि आप वेजिटेबल्स की तरफ रहें, फ्रूट्स की तरफ रहें और हाई फाइबर डाइट लें, जिसमें हमारे पास लेग्यूम्स, दालें वगैरह भी आती हैं, सब्ज़ी आती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आते हैं और फ्रूट्स आते हैं। हमारे पास इस तरह के बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फ्रूट्स हैं जो हमें हार्ट अटैक या एंजाइना इन जैसी चीज़ों से बचा सकते हैं। उसमें हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं, इसमें इस तरह के फ़ाइबर होते हैं जो आपको कोलेस्ट्रॉल से बचाते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई होने से जो है प्रिवेंट करते हैं। और सेम एज़ आप डार्क चॉकलेट ले सकते हैं बट इन मॉडरेशन। इसमें इस तरह की फ़ाइबर्स ऐड होती हैं जो आपको TG से, जिसको हम ट्राइग्लाइसराइड्स नॉर्मली इसको बैड फैट कहते हैं, तो उनसे ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं लेकिन मॉडरेशन में, मॉडरेशन के अंदर, हर चीज़ मॉडरेशन के अंदर होती है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो खून पतला करने वाली दवाएं जैसे डॉक्टर साहब फरमा रही थी, वो अगर एक चीज़ एक आदमी अफोर्ड नहीं करता, मेजॉरिटी हमारे देहात से ताल्लुक़ रखते हैं मरीज़ दिल के, तो उनको खून पतला करवाने की दवाइयाँ कई महंगी भी हैं, तो सिंपल जो डिस्प्रीन है या एस्प्रीन है वो खाने से भी खून पतला रहता है। जी बिल्कुल, दैट वेरी चीप, बहुत चीप है और उसका बड़ा फ़ायदा है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। खून पतला करने के लिए डिस्प्रीन का इस्तेमाल भी इक्वली इफेक्टिव। अच्छा, लेकिन ये कितनी लेनी होती है आपको डिस्प्रीन जो है? ये 300 मिलीग्राम तक, यानी एक कितने दिन तक लेनी है? हमेशा ये तो लाइफ लॉन्ग ऑलमोस्ट लेनी पड़ती है, लेकिन खाली पेट नहीं, नाश्ते के बाद, क्योंकि स्टमक को इरिटेट करती है। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जब सर्जरी हो गई, तमाम चीज़ें हो गई, इसके बाद अगर आपने एक बाईपास कर दिया तो एक गुड बाईपास की क्या उम्र होती है, और उसके बाद कब दोबारा आपको रीचेक करवाना होता है या कब वो रीअकर हो सकता है दोबारा? डॉक्टर साहबा, आवाज़ आ रही है आपको डॉक्टर साहबा? जी, हेलो। जी आ रही है आपसे सवाल। जो बाईपास होता है उसकी ऐसी सच कोई उम्र नहीं होती, लेकिन ये होता है कि 5 साल एक ऐसा टाइम होता है जिसके बाद हम थोड़े कंसर्न हो जाते हैं कि जो हम लोग वेन ग्राफ्ट्स लेते हैं टांगों से और फिर उनको बाईपास के लिए यूज़ करते हैं, तो उनमें कभी कभार ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाती हैं। लेकिन जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो एज़ अर्ली एज़ a week after surgery to 10 से 20 years भी हम देखते हैं कि लास्ट करते हैं। तो हर एक पेशेंट का अलग होगा, इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को हर साल आके अपने कार्डियोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, चेकअप करवाना चाहिए, ECG करवानी चाहिए एटलीस्ट वंस अ ईयर। अगर कोई चेंज आता है क्लिनिकल स्टेटस में, मतलब कोई नए सिम्टम्स हों, जैसे बहुत ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पहले 1 माइल चल सकते थे, अब उससे भी कम चल सकते हैं, या पहले 3 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स कर सकते थे, अब सिर्फ 1 फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कर सकते हैं, या फिर चेस्ट पेन दोबारा वापस आ गया है, या और कोई अलार्मिंग सिस्टम जैसे बेहोशी और उसकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, तो ये सब वो साइंस और सिम्टम्स हैं जिसके बेसिस पे दोबारा पूरा वर्कअप होगा कि बाईपास ग्राफ्ट्स ओपन है या नहीं, अगर स्टेंट्स लगे हुए हैं वो ओपन है या नहीं। तो ऐसा कोई टाइम नहीं है। आई वुड से वंस अ ईयर सी योर कार्डियोलॉजिस्ट एंड आफ्टर 5 years डेफिनेटली। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बाकियों से भी पूछूंगा लेकिन आपसे ही शुरू कर रहा हूँ। मुझे बताइए एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है पेशेंट्स के लिए और नॉन पेशेंट्स के लिए? होल्ड ऑन टू दैट थॉट, अभी उसको रुकिएगा ज़रा, एक टेलीफोन कॉल ले लूँ, फिर इसके बाद आपकी तरफ इसी सवाल से आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम। जी आपका नाम सर? हेलो मैं जी सर। अच्छा मेरी हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। जी मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि आजकल जो नया सर्वे है उसके मुताबिक जो है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, और दूसरा ये है कि 10 टाइम में चेक करने का कौन सा ब्लड प्रेशर। क्या कह रहे हैं? ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए और आजकल जो नया सर्वे है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, हाई और लो, और जिससे मेडिसिन लेनी चाहिए, और 10 टाइम कौन सा है सर्वे चेक कर ब्लड प्रेशर चेक करने का। अच्छा जी, और बेहतरीन टाइम कौन सा और कितना होना चाहिए? अच्छा, ब्लड प्रेशर जो स्टैंडर्डाइज्ड है वो 140/90 से कम होना चाहिए। 140/90 है तो आप ज़रा अलर्ट हो जाएं, और फिर और चीज़ों को देख के अगर मेडिसिन स्टार्ट भी की जा सकती है इसके ऊपर। और ये मेडिसिन जो होती है ब्लड प्रेशर के, मरीज़ को चेक किए बगैर कभी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। और ये बेस्ट टाइम कब है? अच्छा, बेस्ट टाइम ब्लड प्रेशर चेक करेंगे तो मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, किसी टाइम में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसे कहें कि मुख्तलिफ टाइम पे रोज़ाना एक दफ़ा चेक करें, यानी एक दिन सुबह चेक करें, एक दिन दोपहर के खाने से पहले चेक करें, फिर दोपहर और शाम के दरमियान चेक करें। ये एक दिन में एक मरतबा चेक करना है, और रात को फिर किसी टाइम पे चेक कर ले, तो उस तरह डायरनल वेरिएशन का पता चल जाता है किस टाइम ब्लड प्रेशर कितना है। और याद रखिए कि अगर आप कोई बिल है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, मकान का किराया है, तो प्लीज़ उस वक्त ब्लड प्रेशर चेक ना करें। बेहतर आपकी मतलब बड़े मसाइल हो सकते हैं। उस वक्त चेक करें जब आपको जहन के अंदर कोई ऐसी बात ना हो। मुझे ब्रेक लेनी है इस वक्त, थोड़ा सा ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, खानों के बारे में बात करेंगे, खाना कितना इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस कितना इंपॉर्टेंट है, और क्या डायबिटीज़ की वजह से हो सकता है ये सब, ब्रेक के बाद। अल्लाह करम करे, बस कोई अच्छा आदमी आ जाए तो दुआई कर सकते हैं हमारे, तो यही है, और तो कुछ नहीं कर सकते। बस अल्लाह ताला बेहतरी करे हमारे मुल्क के लिए, जो भी आए अल्लाह ताला कोई नेक आदमी लाए इस मुल्क के लिए। क्या तब्दीलियाँ होनी चाहिए? यही है कि इंसान जो है ना वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, अपने अमाल को दुरुस्त करे, तो निज़ाम खुद ही ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला खैरियत से आने वाला साल, ये कि महंगाई का दौर है, आपको पता ही है। अल्लाह पे तो उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा मुल्क के लिए भी। आगे देखें, अल्लाह बेहतर करता है। हम अपने अमाल ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह हालात भी ठीक हो जाएंगे। नए साल में सबको यही करना चाहिए कि अपने गुनाहों से बंदा तौबा करे। नए साल में सर कुछ नहीं तब्दीली, जैसे दुनिया चल रही वैसे चलनी है, ना कोई तब्दीली होनी है और ना होनी है। नए साल में बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि एक साल बीत गया पिछला हमारा, और आने वाले साल में अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ अता फरमाया जो पिछले साल में नहीं अता फरमाया। नहीं, ये हमारा साल नहीं है, हमारा साल तो इस्लामी साल है। तो हमारे जितने भी दारे हैं ना, ये हक लाल पे तवज्जो देना, हमारा मुल्क आसमान पे चले। हमारी नज़र में तो ये है कि बेटा सबके लिए बेहतरी होनी चाहिए, वो छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो। पहले तो ये जो हमारा पॉलिटिक्स है, इन्हें ही जब तक ये नहीं आपस में तजाद ख़त्म करेंगे तो मुल्क की कहाँ भागदौड़ सही संभाली जाएगी। महंगाई कम हो जाए, बस इंसान वापस आ जाए, इंसानियत आ जाए, और क्या। ऑलराइट जी, मैं सालगिरह और नए साल नहीं समझ पाता। जो साल कम हो रहे होते हैं उन्हें हम खुशी से मनाते हैं, तो आई हैव नो आइडिया। बट ये मैं आज तक लाइफ इंश्योरेंस नहीं समझ सका। एक्चुअली इट शुड बी कॉल्ड डेथ इंश्योरेंस, बिकॉज व्हेन यू आर डेड देन यू आर गोइंग टू गेट दैट। बट मैं आज तक समझ नहीं पाया, लेकिन मेरे समझने से क्या होता है। आइए चलते हैं जनाबे जाहिद भाई की तरफ। मारफा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? क्या सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए आप क्या बना रहे हैं आज? सर ये अपहोल्स्टर सैंडविच है। ओके। इसमें स्टफिंग जो सी है ना वो वेजी की होती है, चिकन की होती है और कॉकटेल। जबरदस्त। तो ये एक सैंडविच तो खाया जा सकता है बड़े आराम से। हाँ, बड़ा इजी, एक मील के तौर पे हेल्दी है, एक मील के तौर पे खाया जा सकता है। जी बिल्कुल। मैं भी थोड़ी देर में आपके पास आऊँगा। श्योर। डन। अच्छा जी, डॉक्टर साहब वी आर गोइंग टू गो टू यू। और वो सवाल जो मैंने पहले किया था वही सवाल है, वर्जिश का कितना रोल होता है हमारे यहाँ प्रिवेंशन के अंदर, या इवन आफ्टर द प्रोसीजर इज डन? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा, वर्जिश एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमारी जो कार्डियोलॉजी की सोसाइटीज़ हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो रेकमेंड करती हैं कि एरोबिक एक्सरसाइज, मतलब वो एक्सरसाइज जिसके साथ आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ होगी, जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग हो गया, जॉगिंग हो गया,
आप बहुत स्लो भी नहीं चल सकते, हार्ट रेट हैज़ टू इंक्रीज एटलीस्ट 3 times a week and for at least 15 to 20 minutes each time. So ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपको 1 घंटा करना है, अगर आप कम टाइम भी करें लेस फ्रीक्वेंसी के साथ 3, 4, 5 times a week, slowly build it up. एंड नंबर ऑफ मिनट्स भी जो होते हैं आप 15-20 मिनट से शुरू कर सकते हैं और फिर उसको इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टॉलरेंस. सो अगेन ये वाले जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ऑलरेडी हार्ट डिजीजेस हैं, ये सब के लिए है. प्रिवेंशन इज़ इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू वॉक इज़ राइट आफ्टर अ मील. सो अक्सर ये होता है कि मील के बाद लोग नैप ले लेते हैं या लेट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहबा एक सवाल, एक सवाल डॉक्टर साहब, आई एम सॉरी, मैं कथा कलामी की माफ़ी, प्लीज़ एक सवाल है. हमारे यहाँ वॉक के बजाय ग्रीन टी को प्रेफर किया जाता है. मैंने ऐसी ज़बरदस्त किस्म की थ्योरी सुनी है, बिकॉज आपको पता है ना हमारे यहाँ तो बड़े ज़बरदस्त फ़िलासफ़र्स पैदा हुए हैं. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ग्रीन टी पी लो तो पेट हल्का हो जाता है, वर्जिश की ज़रूरत नहीं रहती. क्या ऐसा सही है? सो ग्रीन टी हेल्थ के लिए, स्पेशली कार्डियक हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. इस पर स्टडीज़ भी हो चुकी हैं. देयर इज़ नो हार्म इन के मतलब कोई नुकसान नहीं है ग्रीन टी लेने में, लेकिन ग्रीन टी एक सब्स्टिट्यूट नहीं है एक्सरसाइज के लिए. मतलब अगर आपने डाइजेशन को असिस्ट करता है. अगर डॉक्टर साहब आपने मतलब 2 प्लेट बिरयानी खा ली है, कुछ गोश्त खा लिया है, कुछ रायता उस पर डाल लिया है, और फिर उसके बाद आपने फ़लान ले लिया है या जर्दा खा लिया है, और उसके बाद आपने ग्रीन टी पी है और कह रहे हैं कि ये तो पेट बिल्कुल हल्का कर देती है, तो ये इस किस्म के फ़िलासफ़र्स को कहाँ लेके जाया जाए? इनको कभी कभी मेरा दिल चाहता है इन्हें गले लगा के खूब या तो इन्हें रुलाऊँ या मैं खुद रहूँ. जी, आई थिंक आपकी बात सही है. आई थिंक यू नो ऑब्वियसली ग्रीन टी एक सब्स्टिट्यूट नहीं है एक्सरसाइज के लिए. आई वुड सजेस्ट कि अगर ऐसा एक हैवी मील कभी कभार इंसान ले लेते हैं, नॉट ऑन अ डेली बेसिस, बट अगर किसी ने इस तरह से हैवी मील हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आप जाके 15-20 मिनट वॉक करें और पहले स्लोली करें, फिर उसको आप रैंप अप करें एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी करें. और ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि जहाँ पे अक्सर शहरों में जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं होती और लोग फिक्रमंद रहते हैं कि स्नैचिंग हो जाएगी, रॉबरी हो जाएगी, तो पार्क्स भी इतने सारे नहीं हैं. जैसे ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कराची में. घर में कीजिए. लेकिन अब हम देखते हैं कि बिल्कुल हॉलवेज में घर में कर सकते हैं, टेरेसेस पे कर सकते हैं, और कुछ लोग शॉपिंग मॉल्स में भी करते हैं. वो उसका ये होता है कि आप रुक के एक दुकान में जाके बार बार रुक के उसको आप एक्सरसाइज काउंट नहीं कर सकते, आपको थोड़ा कंटिन्यूस और ब्रिस्कली करना होता है. अच्छा, मेरे फादर जो थे वो कमरे में किया करते थे, अब फिर ज़ाहिर है पार्क्स में जाने लगे और अभी वो करते हैं. लेकिन आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप बड़े आराम से एक कुर्सी की मदद से कर सकते हैं. आपको कुछ नहीं करना उसमें, थोड़ा सा ज़रा नॉर्मलाइज रहें. 15 मिनट के बाद जब आपका फूड सेटल हो जाए, आप सिर्फ ये ज़रा मुझे देख लीजिएगा, मैं आपको दो एक्सरसाइज बता रहा हूँ एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन. 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ. थोड़ा सा ज़रा आपका जब फूड सेटल डाउन हो जाए तो आपने करके बैठना है, ऐसे करके उठना है, ऐसे करके बैठना है, और शुरू करें 10 से 15 पुशअप्स के साथ, मतलब सिटअप्स के साथ, और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा. इसी तरह से अगर आप यहाँ आते हैं, ये कुर्सी है ना, बड़े आराम से आपने कुछ नहीं करना. लेट्स सी, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ, ये आपने ऐसे किया, ये आप इसको, मैं ज़ाहिर मेरी पैंट्स ऐसी नहीं है कि मैं उसको कर सकूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ ये कर सकते हैं. सिंपली ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये वार्म अप एक्सरसाइजेज कहलाती हैं, और आप ये सिंपली कर सकते हैं. इससे क्या होता है, इससे आपकी हर चीज़ अच्छी होती है, बेहतर हो जाती है. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मूव कर सकते हैं, अपने पूरे जिस्म को ऐसे करके मूव कर सकते हैं. यू कैन, देखें स्ट्रेचिंग आप, अच्छा योगा का आप कर सकते हैं बड़े आराम से एक जगह बैठ के अपने आप. और अगर इतना सा भी कमरा है ना, आप उसके अंदर चक्कर लगा सकते हैं. 15-20 मिनट की एक्सरसाइज आप बड़े आराम से कर सकते हैं. आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी स्नैचिंग की ज़रूरत नहीं. लेकिन खुदा का वास्ता उन फ़लसफ़ियों से महफूज रहें जो आपको ये कहते हैं कि बिरयानी खाने के बाद आप ग्रीन टी पियेंगे तो सब ख़त्म हो जाता है. नहीं होता कुछ भी ख़त्म. कमिंग बैक टू यू डॉक्टर साहबा, मुझे बताइए कि हम वर्जिश की तो हमने बात कर ली, सिगरेट कितनी बुरी होती है दिल के दौरे के लिए? यूजुअली मर्दों में होती है, लेकिन सेकेंड पैसिव स्मोकिंग की वजह से. बिल्कुल ऐसा ही है. सिगरेट नोशी समझें बिल्कुल जानलेवा है, और ये हम लोग बहुत सुनते हैं और बार बार काउंसलिंग भी करते हैं. एक ज़माने में नोशी बहुत जानलेवा होती थी, जी सिगरेट भी जानलेवा होने लगी. बिल्कुल ऐसा ही है. और सिर्फ ऐसा नहीं कि जो पी रहा है, जो साथ बैठे हुए हैं, जिसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, ये भी उतनी ही नुकसानदेह है जितना आपने सिगरेट को, जैसे आप खुद पी रहे हो. हाँ. लेकिन बहुत स्टबर्न पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि जाहिर बात है कुछ हमारे पास लोग आते हैं 10-10, 20-20 साल से पी रहे होते हैं. हम एकदम से ये नहीं कह सकते कि आप सिगरेट छोड़ दें और वो आपकी बात भी नहीं मानेंगे. ठीक है, उसमें एक समझे ग्रुप, एक
एक घर वालों को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, पेशेंट की अपनी विल पावर भी चाहिए होगी, हम उसके साथ बैठ के बात करेंगे कि उसे किस तरह ग्रेजुअली उसे टेपर डाउन करना है। उसके साथ हम मेडिसिन का सहारा भी ले सकते हैं, हमें कोई पैचेस होते हैं निकोटीन वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे दबंग हीरोज़ होते हैं जो कहते हैं कि सिगरेट से कुछ भी नहीं होता, सिगरेट खूबसूरती की निशानी होती है, आपको पी जाना चाहिए, तो मतलब वो उनको क्या कहेंगे? मर्दानगी की निशानी। बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से कोई एक पास होना चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ठीक है, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम? मेरा नाम फारूक है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था कि ये जो मेरा दिल है ना, दिल एकदम से सख्त हो जाता है, वजनी हो जाती है, बिल्कुल सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसकी क्या वजह है? सख्त हो जाता है? जी जी। कैसे? नहीं, सख्त कैसे हो जाता है? बिल्कुल सांस लेने में मसला बन जाता है, दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है, अचानक से ही होता है ये। तो आपने किसी डॉक्टर को दिखाया भाई? जी, डॉक्टर को चेक करवाया था मैंने। तो क्या कहते हैं? हाँ, तो क्या कहते हैं? डॉक्टर तो कह रहे थे कि जो मैं ड्राई फ्रूट वगैरह खाता हूँ ना, कह रहे थे उसको थोड़ा कंट्रोल करें, ड्राई फ्रूट। आपका उसके बाद चिकनाई वाली चीजें जो अच्छा, आपने ईसीजी वगैरह करवाया, वो बिल्कुल ठीक है? ईसीजी वगैरह मेरा बिल्कुल ठीक है, और कभी कभार ईसीजी में मसला आ जाता है। और कभी कभार मसला आ जाता है? ये तो पॉसिबल नहीं है। और अच्छा, नहीं, लेकिन फिर उसके कोई ट्रीटमेंट्स भी तो होते होंगे ना, कुछ तो करते होंगे। आप साथ रहिए, लेकिन अपने टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दें। डॉक्टर साहब, आप बात कीजिए। जैसे जिस समय फरमा रहे हैं ना कि मुझे तो उनकी जो बात पहली तो बात समझ में नहीं है, अभी अब जिस समय कह रहे हैं कि ज़रा बोझ सा महसूस होता है, तो दिस कुड बी बिकॉज ऑफ एसिड रिफ्लक्स भी होता है, जो तेज़ाबियत जैसे मैदे का तेज़ाब खुराक वाली नाली में जाए तो सिम्टम उसके मिलते जुलते हैं हार्ट से। ओके, तो जैसे ईसीजी करवा लें, अगर वो ठीक है तो ये अपने कहते हैं कभी कभी मसला आता है उसमें। अब ये जो है ईसीजी के कभी कभी मसला तो अनजाना हो सकता है फिर, क्योंकि ये तो मतलब मुझे तो अजीब हैरत हो रही है, कहाँ किन डॉक्टर्स को दिखा रहे हैं जी। तो ज़ाहिर बात है किसी डॉक्टर ने उसको पॉइंट आउट किया होगा कि इनको जो बताया, किसी डॉक्टर ने कहा होगा कभी कभी मसला आ रहा है, तो ये ईसीजी या तो शो करा दें तो पता चल जाएगा। अगर कभी कभी ईसीजी में मसला है तो फिर क्या करें? अनजाना की शिकायत अक्सर होती है, अनजाना, क्योंकि दिल के दौरे में रख लें वो जी, जुबान नीचे गोली रख लें, खून पतला करने वाली दवाइयाँ लें, अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराएं जो रिस्क फैक्टर्स हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। सर तैयार हो गया है? अपहोल्स्टर सैंडविच तैयार हो गया है, बताइए सर क्या है ये? सर ये ब्रेड और ब्रेड क्रम्स लगा के पहले इसको फ्राई कर लेते हैं, वेरी नाइस, बाउंड करके 2 पीसेस, लुक्स वेरी गुड। और उसके बाद फिर इसमें वेजीज और चिकन थोड़ा सा डाल लें, आप उबले हुए अंडे भी डाल सकते हैं। और सूट ये तैयार हो गया? हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप हमारी वेबसाइट पे जाके इसको देख भी सकते हैं, इसकी रेसिपी भी ले सकते हैं, ट्विटर इंस्टा पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चारों से मेरी रिक्वेस्ट है, कुल नहीं होगा तो विल स्टार्ट विद डॉक्टर सबा। 10 सेकंड्स। डॉक्टर सबा, कोई टिप दे सकती हैं? Tip regarding is what specifically? Yeah, specifically, heart को कैसे prevent किया जाए? Yeah, definitely. Okay, so most importantly, अपने blood pressure को control रखें, sugar को control रखें, exercise करें और no smoking. Thank you जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहबा जी, जैसे ये डॉक्टर साहबा ने बताया, ये सारी चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, स्पेशली स्ट्रेस को। ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया था कि जो टाइप ए पर्सनालिटी है, हर चीज़ की फ़िक्र करना और बार बार सोचना, ये आपको इससे गुरेज करना चाहिए। और जैसे स्ट्रेस फरमा रही हैं तो उसमें मेरे ख्याल में हर एक को हमें चाहिए दिन में एक टाइम ऐसा करें, किसी से नेकी करें, किसी से भलाई करें, आई एग्री, और उससे हमको जो खुशी मिलेगी ना, वो आप ब्लेसिंग होगी, और उससे ब्लड प्रेशर, शुगर सारा बेहतर हो सकता है। थैंक यू जी। जिस तरह से इन्होंने बताया कि हमें स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारनी है और अपनी शुगर और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन में नज़र रखनी है, इसके साथ साथ अगर आप आंखें बंद करके खा रहे हैं, जो भी नज़र आ रहा है वो खाई जा रहे हैं, उसको जो आप बैलेंस डाइट की तरफ लेके जाएँ, थोड़ा सा इस तरफ लेके जाएँ कि अपना ही पेट है, खुद ही खाना है, किराए पे नहीं लिया हुआ। ट्रू ट्रू ट्रू। आई से थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। ये तो बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, अगली दफ़ा दोबारा आप लोगों को जहमत देंगे इसके आगे की हमने बात करें, क्योंकि अभी हमने मोटापे को छुआ ही नहीं है, ओबिसिटी को तो छुआ ही नहीं है। अभी तो हम इतनी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ओबिसिटी के बारे में बात नहीं की, तो एक दिन ओबिसिटी पे बात करेंगे और दिल के दौरे के साथ बात करेंगे और शुगर की बात करेंगे, तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर अतिया आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, एंड ऑफ कोर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लईज़ अमन, जाते जाते 2024 आ गया है, फ़लस्तीन को याद रखिए। दिस इज़ ऑल व्हाट आई एम सेइंग। मैंने पहले कहा था कि जहाँ इतना बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया है, वहाँ अगर उन्हीं तमाम जगहों पे फ़लस्तीन के बारे में
फ़लस्तीन के बारे में, फ़लस्तीन की वो चीज़ें दिखाई जाती तो आज पूरी दुनिया का रंग दूसरा होता। वी मस्ट स्टॉप नेतन्याहू एंड इज़राइल टू डू व्हाटएवर दे आर डूइंग, इट शुड बी स्टॉप्ड। और हम सबको काम करना पड़ेगा। अब ये जंग मुसलमान, क्रिश्चियंस, सिख, हिंदू, किसी की जंग नहीं है। ये हमारी जंग है, ह्यूमैनिटी की जंग है। और ये जंग इसी तरह से अगर होती रही तो हम हार रहे होंगे। 2031 में आप देखिए कि जो इत्तलात हैं वो ये है कि 26,000 से 30,000 के करीब लोग शहीद हुए हैं। और ये वो हैं जिनका काउंट किया जा चुका है, जिनका काउंट नहीं हुआ है वो ज़ाहिर इससे कहीं ज़्यादा है। इसी तरह से कश्मीर के मुसलमानों के लिए दुआएं हैं, इसी तरह से फ़लस्तीन के और जहाँ जहाँ जो मुसलमान नहीं भी हैं उनके लिए भी दुआएं। तमाम लोगों को अल्लाह ताला अपनी रहमतों में रखे, तमाम लोगों को। हम बीइंग अ मुस्लिम, हम तमाम लोगों के लिए खैर मांगते हैं। हमारा मज़हब इस्लाम पीस का मज़हब है। आइए मिल के काम करते हैं, आइए पाकिस्तान को बेहतर बनाते हैं, आइए हाथ से हाथ मिला के अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह सबसे पहले हमें हमारे आमाल को सही करने की तौफीक अता फरमाए, तब जाके हमारे हालात बदलेंगे। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे कुछ नहीं बदलेगा। 2024 आपको मुबारक हो। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।